रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुआ है? देखो तो सर रोशनी। ओके है ना सर? ओके ठीक है, चलो सर। देखो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू सर। तो ये इनकम टैक्स का बेसिक्स एरिया चल रहा है अभी। किसी किसी के लिए रिविजन्स के तौर पे चल रहा है और बाकी लोगों के लिए स्टार्टिंग है, तो सीखना मतलब पड़ेगा आप लोगों को। तो इनकम टैक्स का हर एक बेसिक्स बात हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ से अगर एग्जाम लेवल में बात करें सर, बेसिक से काफ़ी सारा शॉर्ट क्वेश्चंस वगैरह पूछा जाता है, ठीक है। और बेसिक्स के ऊपर बेस करके एक चीज़ बहुत वाइटल होता है कि इनकम टैक्स का जो कैलकुलेशंस होता है ना, कैलकुलेशंस इन द सेंस कि कितने इनकम पे कितना टैक्स भरना पड़ता है, दैट इज द मोस्ट वाइटल पॉइंट। मतलब यही बेसिक्स का सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि भाई मैं कौन हूँ, मतलब इनकम टैक्स क्या बोलते हैं सर। इनकम टैक्स एक्ट 1961 इंट्रोडक्शन लेवल में कि किसको इनकम टैक्स भरना पड़ेगा, पर्सन्स के बारे में बात करते हैं, इनकम के बारे में बात करते हैं। मतलब कि इनकम मतलब क्या, इनकम मतलब कोई भी आके आपको बोल दे कि भाई टैक्स भर दो, क्या आप टैक्स भर दोगे? तो ऐसा नहीं है। मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ना सब कुछ ना एक मतलब स्पेसिफिक वे में बोल के रखा है भाई, अगर आपका इनकम इस लेवल तक क्रॉस करता है तभी जाके आप टैक्स पे करना, ठीक है। तो इनकम का लेवल क्या होगा, किस लेवल ऑफ इनकम पे आपको कितना टैक्स भरना पड़ेगा, किसको किसको टैक्स भरना पड़ेगा, किसको किसको टैक्स नहीं भरना पड़ेगा, ठीक है। किसको एग्जेम्पशंस मिलता है, किसको डिडक्शंस मिलता है, डिडक्शंस मिलता है तो कम मिलता है, ठीक है। सर जिसका इनकम टैक्स कैलकुलेशंस किया जाता है उसको क्या कहा जाता है, एसएससी, है ना सर। एसएससी कौन है, असेसमेंट ईयर क्या होता है, ठीक है। रेजिडेंशियल सिर्फ स्टेटस कैसे काउंट किया जाता है, ऐसे रेजिडेंशियल सिर्फ स्टेटस के बारे में चर्चा थोड़ा बाद में करेंगे, बट बिफोर दैट और भी कुछ पॉइंट्स है। तो चलो सर एक काम करते हैं, मैं आप लोगों से स्क्रीन भी शेयर करता हूँ और आप लोगों को कॉपी पेन रेडी करने के लिए बोलूँगा। कुछ चीज़ें लिखाना भी है आप लोगों को, ठीक है, और कुछ चीज़ें दिखाना भी है। तो चलो एक साथ बात को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो बहुत कुछ बताना है सर, बेसिक लेवल में ही बहुत कुछ बताना है। जो लोग रिविजन्स कर रहे हो उनका रिविजन्स भी हो जाएगा, और जो लोग का एकदम स्टार्टिंग है वो लोग स्टार्टिंग से मैटर को समझ लो सर, क्या है, क्यों है, किस लिए है, ईच एंड एवरीथिंग। ऐसे लास्ट क्लास आई होप आप लोगों को थोड़ा बहुत तो याद होगा। क्या रे थोड़ा बहुत, एक कोई मुझे बता सकते हो सर लास्ट क्लास का डेट क्या था? एनीवन सर, कॉपी में लिखते होंगे बहुत लोग डेट। हाँ सर बोलो ना, और एक बार 25। एक सेकेंड सर, 25 आई थिंक मिला है। 25 इनकम टैक्स, इटालियन वर्ड चार्ज, ये सब लिखा हुआ था ना सर। फिर इंडिविजुअल्स का टैक्स रेट बताया गया था, और फिर उसके बेसिस में क्वेश्चंस भी सॉल्व कर रहे थे कि किसी का इनकम अगर 12 लाख, मोस्ट प्रोबेबली 12 लाख का एक क्वेश्चन था, और उसका एज अगर 63 है, अगर एज 80 प्लस है, अगर एज 60 के नीचे है, तो उसका टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट कर रहे थे। बेसिक लेवल का चर्चा चल रहा था। वेरी गुड सर, याद आ गया, मैं भी देख लिया, ठीक है चलो। अच्छा मैं अभी स्क्रीन भी शेयर कर लेता हूँ एक बार आपसे, और क्या सर स्क्रीन शेयर है? एक बार जस्ट कंफर्म करना मुझे। है ना सर? ओके ओके, ये सब नोट्स, ये जो लास्ट क्लास का चर्चा था, दैट इज इनकम टैक्स क्या है, पर्सन कौन है, ठीक है। फिर उसमें इंडिविजुअल कौन है, इंडिविजुअल के अंदर भी तीन तीन अलग अलग तरह का इंडिविजुअल्स, हाँ। एक 60 के नीचे वाला लोगों का अलग हिसाब, एक 60 से ऊपर वाला लोगों का अलग हिसाब, और एक 80 से ऊपर वाला लोगों का, मतलब 80 ईयर्स एंड एबव लोगों का एक अलग हिसाब। तो ऐसे अलग अलग हिसाब हम लोग देखते रहते हैं, है ना सर। ऐसे अलग अलग हिसाब हम लोग देखते रहते हैं जो इनकम टैक्स में बड़ा ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। अच्छा एक सेकंड, एक अच्छा, जस्ट अ सेकंड। ओके ठीक है।
देखो तो स्क्रीन शेयर है अभी? नहीं है ना? আছে স্ক্রিন শেয়ার আছে? হ্যাঁ এখন হয়েছে। ওকে ওকে ঠিক ठीक है चलो। चलो सर कॉपी और पेन रेडी करना, कॉपी और पेन रेडी कर लो और मैं लिखाऊंगा कुछ। अच्छा लिखाने से पहले कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लेते हैं चलो। तो गुड मॉर्निंग ऋषभ। अच्छा ये होमवर्क था, किसको किसको याद है होमवर्क? आई थिंक हो गया था बहुत लोगों का। जिन लोगों ने कर लिया था ठीक है, पर जिन्होंने नहीं किया था उनको मैं क्वेश्चन एक बार फिर से शो करता हूँ। ये था क्वेश्चन। हाँ सर, नहीं सॉरी नॉट दिस वन, ये था क्वेश्चन। दिख रहा है सर क्वेश्चन? क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि एक इंसान थे, उसका मिस्टर एक्स, ठीक है, मिस्टर एक्स कोई है जिसका इनकम 12 लाख का था और 2021-22 ने उसने 12 लाख इनकम किया था और आपको सिंपल पूछा गया था उसका लायबिलिटी कैलकुलेट करके बताओ। असेसमेंट ईयर 22-23 में अगर उनका एज 45 ईयर्स है तो क्या टैक्स लायबिलिटी होगा? क्लास में ऑलरेडी कैलकुलेट हो चुका है। अगर 63 ईयर्स है इसका भी कैलकुलेशन हो चुका था। अगर उसका एज 82, सॉरी ये डेज नहीं होगा सर, हाँ ये 82 ईयर्स होगा, ठीक है 82 ईयर। अगर उसका एज 82 ईयर्स है तो फिर क्या होगा? और ये भी बोला था कि assume that Mr. X has not been opted for the provision of section 115 BSE। इसको लेके ज्यादा अभी चिंता मत करो, इतना समझ के चलो कि 115 BSE जो है ये एक स्पेशल टैक्स स्लैब है, जो डिस्काउंटेड टैक्स स्लैब अलग से टैक्स मतलब टैक्स पेयर्स के लिए गवर्नमेंट ने बनाया है 2020 के टाइम पे, 2021 टाइम पे। तो वो इसमें बहुत सारा डिडक्शंस वगैरह नहीं मिलता है, लेकिन ये 115 बीएससी यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है। मैं आप लोगों को बाद में 115 बीएससी समझाऊंगा तो आपको 115 बीएससी समझ आ जाएगा। ऐसे बहुत लोग ऑलरेडी जानते हो, जिन लोगों को नहीं पता डोंट वरी, 115 बीएससी क्या है इतना समझ के चलो। ये एक अलग टैक्स स्लैब है। जो लास्ट दिन मैंने आप लोगों को टैक्स स्लैब बताया था ना सर, लास्ट दिन का जो टैक्स स्लैब हम लोगों ने किया था वो 115 बीएससी नहीं है, वो नॉर्मल टैक्स स्लैब है, ठीक है, जो ट्रेडिशनल टैक्स स्लैब भी बोल सकते हो। जो ये भी सालों सालों भर चेंज होता रहता है, ठीक है, ये भी 1 साल 2 साल छोड़ छोड़ के चेंज होता है, बट ये 115 बीएससी रिसेंट आया है। मतलब कोई चाहे तो ये वाला टैक्स स्लैब से भी जा सकता है और 115 बीएससी के तहत भी जा सकता है। बट हमारा इस क्वेश्चंस में एकदम क्लियर कट बोल के रखा था कि किसी भी तरह का 115 बीएससी एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है, सिंपल सा था मैटर। तो ये 82 इयर्स वाला क्वेश्चंस का आंसर जिन लोगों ने नहीं किया था क्लास में उस दिन, उन लोगों से मैं पूछना चाहूंगा सर क्या हो गया ये 82 डेज 82 इयर्स वाला, क्या आंसर आया था? हाँ हो गया। सबका? ओके 166,400, वेरी गुड शुभश्री। बाकी लोगों से भी एक बार पूछना चाहूंगा सर, क्या जिन लोगों ने अर्पिता করেছিস? अर्पिता বল। হ্যাঁ স্যার হয়ে গেছে। এটা এই आंसरটা এসছে? হ্যাঁ এই অ্যানসারটাই এসেছে। ओके चलो अर्पिता मेरे को एक चीज बता तू कि ये जो 82 इयर्स वाले जो इंसान होंगे, ठीक है, मतलब जिसका एज 80 इयर्स एंड अबव, ओके 82 इयर्स मतलब ग्रेटर देन 80 इयर्स, ऐसे लोगों को इनकम टैक्स वाले क्या बोलते हैं? किस तरह का सिटीजन कहलाते हैं? जल्दी बोलो। सर सुपर सीनियर सिटीजन। सुपर सीनियर सिटीजन, वेरी गुड सर, वेरी गुड सर, सुपर सीनियर सिटीजन। अब मुझे एक चीज बताओ अर्पिता, ये जो सुपर सीनियर सिटीजन जो अबव 80 इयर्स वाले लोगों को हम लोग बोलते हैं, ये इनका टैक्स स्लैब क्या है? बोल, इनका टैक्स का स्लैब क्या है? मतलब किस स्लैब के थ्रू से इनका टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट होता है? जैसे इनका इनकम कितना था? 12 लाख था, ठीक है। अब तुम्हें बताना कि जब तुम किसी 80 इयर्स एंड अबव किसी इंसान का टैक्स कैलकुलेशन करोगे, अगर उसका एनुअल इनकम 12 लाख है तो उसका स्लैब कहाँ से स्टार्ट होगा? बोल अर्पिता बोल, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो समझ आता है बोल। सर अप टू 5 लाख @नील। अप टू 5 लाख इनको कोई टैक्स नहीं पेमेंट करना है, मतलब 5 लाख इनकम तक
80 साल के ऊपर वाले लोगों के लिए कोई टैक्स नहीं है, एट द रेट नील। ग्रेटर देन 5 लाख टू 10 10 लाख lakh एट द रेट 20% नील। एट द रेट 20%, है ना? यस एट द रेट 20%, मतलब 5 लाख से के 10 लाख, ओके? 5 लाख से अगर 10 लाख का इनकम है तो फिर उसमें 20% इनकम मतलब टैक्स चार्ज होगा। अगर किसी का इनकम 10 लाख क्रॉस करता है और उसका एज 80 ईयर से अबव है तो उसको कितना टैक्स देना पड़ेगा? बोल। 30%। 30%। तो इन दिस केस ये जो 12 लाख वाला इनकम है 80 ईयर्स एंड अबव इंसान का, इसका हिसाब क्या हुआ था? इसका हिसाब कुछ ऐसा होगा ना, और पिता बोल कि अप टू, अच्छा यहाँ पर तो हम लोग यहीं पर कर सकते हैं, ये तो नॉर्मल रूल्स था। अप टू क्या बोला? अप टू 5 लाख एट द रेट नील, ग्रेटर देन 5 लाख टू 10 लाख एट द रेट ऑफ 20%। কত হবে? हाँ 1 लाख। 1 लाख, वेरी गुड सर। 1 लाख, 1 लाख कैसे? 10 लाख माइनस 5 लाख, ताई तो 10 लाख माइनस 5 लाख, यही ना? यस सर। 10 लाख माइनस 5 लाख करके जो डिफरेंस होगा उसके ऊपर 20%, ठीक है? ओके 1 लाख। और फिर ग्रेटर देन 10 लाख, ग्रेटर देन 10 लाख टू 12 लाख, कितने का डिफरेंस है? 2 लाख का डिफरेंस है ना? तो 2 लाख एट द रेट ऑफ 30%, 2 लाख एट द रेट 30%, कितना हो जाएगा? 60,000। 60,000, वेरी गुड सर, वेरी गुड। तो 1,60,000 और इधर हो गया नील, तो कितना हो जाता है? 1,60,000। 1,60,000 के ऊपर और कुछ लगाना चाहिए क्या? सर है एजुकेशन एंड हेल्थ सेस एजुकेशन एंड हेल्थ 4%। सेस, वेरी गुड सर। एजुकेशन एंड हेल्थ सेस 4% प्लस 4% एडू एंड हेल्थ सेस, वेरी गुड सर, वेरी गुड। ये हमेशा लगता है सर, जब भी आप टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करते हो, ये एजुकेशन सेस एंड हेल्थ सेस हमेशा इसका यूज होता है। किसी जमाने में 3% हुआ करता था, आजकल 4% का चल रहा है सर। तो 1,60,000 का 4% कितना हो जाएगा? बोलो सर। 6,400। 6,400, ओके 6,400। तो 1,60,000 और 6,400 कितना हो जाएगा? 1,66,400, है ना? यस सर। ओके, सबका मैच कर लिया? नंदिनी, दीक्षा, सभी को पूछ ले रहा हूँ मैं एक बार, सभी ने घर पे ट्राई किया होगा? ओके ठीक है, सभी का हुआ। इजी था, बट सर ये इजी चीज भी बहुत बार हम लोग गलती कर बैठते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा सर, ये बेसिक्स मतलब ये जो टैक्स स्लैब के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, मैक्सिमम केस में जो देखा जाता है कि मिस्टेक क्या हो जाता है कि सबके दिमाग में ना बिलो 60 वाला चलता है कि अप टू 2,50,000 नील, 2,50,000 टू 5 लाख 5%। मैक्सिमम केस में हम लोग ना इसी नजर से देखते रहते हैं, बिकॉज इसका यूज ज्यादा है, इसका यूज ज्यादा है। बट मुश्किल में क्या हो जाते हैं कि हमें समझ में नहीं आता कि अचानक से 80 ईयर्स है, ठीक है, या 80 ईयर्स से ज्यादा है। ये बहुत केस में ना क्वेश्चंस में हम लोग ना इसको इग्नोर कर देते हैं, ठीक है, मतलब सिली मिस्टेक है। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि जो 80 ईयर्स एंड अबव है उनका 5 लाख तक जैसे इसको छूट दिया है, 2.5 लाख की जगह 2,50,000 की जगह उनका छूट है 5 लाख, बिकॉज एज बढ़ रहा है ना सर। एज बढ़ने के साथ साथ लोगों का इनकम करने का ताकत बढ़ जाता है कि कम हो जाता है? इन जनरल बताना। हर कोई रतन टाटा नहीं है, हर कोई अजीम प्रेम जी नहीं है, जानते हो ना सर रतन टाटा, अजीम प्रेम जी, इनको? हाँ, ये लोग सुपर सीनियर सिटीजन हैं, दे आर सुपर सीनियर सिटीजन, बट इनका इनकम जितना उम्र बढ़ रहा है बढ़ ही जा रहा है, ठीक है, ठीक है। इस तरह का लोगों का बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। ये लोग एक्सेप्शनल लेवल में काम करते हैं सर, इनका बिजनेस का माइंड, इनका एज बढ़ रहा है बट इनका माइंड तो एकदम गजब लेवल में चलता है। बट इन जनरल अगर मैं नॉर्मल लोगों का बात करूं तो उम्र के साथ साथ उनका इनकम करने का ताकत जो है, या फिर जो नॉर्मल फ्लो ऑफ इनकम है, वो कम हो जाते हैं। ये तो आप लोग भी समझते होंगे, है ना सर? तो इसीलिए क्या होता है कि ईटीएस वालों के लिए ये स्लैब में ज्यादा इनकम तक आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। सिमिलरली 60 से 80 के लिए भी 3 लाख का स्लैब है, ठीक है। तो इसीलिए, और एक बात स्पेशली ध्यान रखिएगा कि ईटीएस एंड अबव के लिए कोई 5% वाला टैक्स स्लैब नहीं है। जो आपको बिलो 60 एज वेल एज 60 से 80 वालों के बीच में आपको 5% का स्लैब दिखेगा।
बट सुपर सीनियर के लिए कोई 5% वाला स्लैब नहीं है। इस बात का थोड़ा ज्यादा ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो सर, मैं आपको अभी फटाफट 2-3 क्वेश्चंस देता हूं, आप जितना जल्दी हो सके मुझे जवाब देके बताओ कि सर क्या आंसर होगा। चलो करोगे ना सर? क्या करना है? टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करना है, ठीक है। चलो क्लास वर्क, ओके, कैलकुलेट टैक्स लायबिलिटी। मैं सबके आंसर के लिए वेट करता रहूंगा, जल्दी जल्दी बोलना। हाँ, कैलकुलेट टैक्स लायबिलिटी, जिनको जो जितना जल्दी बोलेगा उसको टॉफी मिलेगा, वर्चुअल टॉफी। हाँ, वर्चुअल टॉफी दिया जाएगा। ओके सर। सर आप कंजूस जैसा बात कर रहे हो। अच्छा सर ठीक है, मैं कंजूस हूँ। कैलकुलेट टैक्स लायबिलिटी, ठीक है, कंजूस दिखाना पड़ेगा ना, नहीं तो इनकम टैक्स वाले मेरा भी टैक्स ज्यादा ले लेगा, इसलिए। तो कैलकुलेट टैक्स लायबिलिटी में आपके लिए पहला क्वेश्चन जा रहा है सर। कोई मिस्टर है, कोई मिस्टर एक्स है, ठीक है, जिनका एज बोला है 36 ईयर। कितना बोला है? 36 साल, ठीक है। टैक्सेबल इनकम, लास्ट दिन भी हम लोग कुछ क्वेश्चंस किए थे, आज फिर से कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं, ठीक है। टैक्सेबल इनकम 1,62,310, नहीं सॉरी 16,20,310, सॉरी 1 लाख नहीं, 16,20,310। चलो सर बताओ कितना होगा, बताओ सर कि 16,20,310 इनकम है, इनका टैक्स लायबिलिटी क्या होगा? समझ में आया ना सर आप लोगों को? क्वेश्चन इजी है, मैंने दादा इनकम, हाँ बोलो सर। বলছি অ্যান্সার কি 762122.4? কি জানি, জানি না, দাঁড়া দেখতে হবে, আমাকেও ক্যালকুলেট করতে হবে। कैलकुलेट नहीं किया मैंने अभी तक, एक सेकेंड। कत बोलली? रोशनी ने जवाब दिया है कत, आरेबार बोल। रोशनी कत आंसर बोलली? হ্যাঁ বলছি 762122.4। 762122.4, 76,021.22। আরে না, কত হলো? হ্যাঁ হ্যাঁ 22, দাঁড়া দাদা 7,60,000। 7,62,000, सॉरी হ্যাঁ হ্যাঁ 7,62,122। ये जवाब रोशनी ने बताया। चलो सर देखते हैं। अर्पिता, दीत्सा, नंदिनी, इंकी, सभी को बोल रहा हूँ, बताओ सर क्या होगा? अप टू 12 लाख विशाल, अप टू 12 लाख एट द रेट नील, हाँ जियाउल, ग्रेटर देन, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, अप टू कितना होगा रे? 2.5 लाख, अप टू 2.5 लाख एट द रेट नील, 2.5 लाख टू 5 लाख at the rate of 5%, greater than 5 lakh to 10 lakh at the rate of 20%। Yeah. and हाँ बोलो सर। 3,10,537। 3,10,537, ये ज्योति का आंसर है। Yes, ओके, 10,536.72. कितना कितना एक बार बोलो। 3,10,536.72. ओ ठीक है, मतलब ज्योति का और हाँ इसका, सर यही आ रहा है। ज्योति इनकी, হ্যাঁ वो দাদা बता ही মাঝখানে बोल একটা स्लैब मिस হয়ে গেছিল। ज्योति এটাই হবে। इनकी, 3,10,536। ओके। अच्छा, सब अभी एक ही बात में आवाज दे रहा है, चलो अच्छा है, सबका आवाज मिल रहा है। अच्छा, फिर 10 लाख से ग्रेटर देन 10 लाख टू 16,20,310 एट द रेट ऑफ 30%, है ना? तो डिफरेंस कितना हो गया, चलो सबका बताओ। शुभश्री का जवाब नहीं मिला, बोलो सर। 2.5 लाख तक नहीं, 3,10,536.7। वही आया, वेरी गुड सर, वही आया शुभश्री का, वेरी गुड। अच्छा, तो फिर 5 लाख, 2.5 लाख से 5 लाख 12,500 का गैप है। और पिता हुए से, और पिता देख तो
2.5 লাখ থেকে আচ্ছা, 5 লাখের করছি। গ্যাপ কত? 2.5 লাখ থেকে 5 লাখের গ্যাপ বল আমাকে, মুখে মুখে বল। 2.5 লাখ থেকে 5 লাখের গ্যাপ কত? 2.5 লাখ, তাই তো? 5 লাখ থেকে 2.5 লাখ বাদ दिले কত হয়? अरे 2.5 lakh। 2.5, तो 2.5 पे 5% लगा, 2.5 लाख पे 5% लगा, कितना होता है? 12,500। देन 5 लाख टू 10 लाख कितने का डिफरेंस है? बोलो जल्दी बोलो। अरे 5 लाख टू 10 लाख 5 लाख का 5 डिफरेंस lakh। है। 5 लाख का 20% कितना? 1 लाख, है ना? और 10 लाख टू 16,20,310, इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा? 6,20,310, है ना? 6,20,310, इसके ऊपर 30%, इसका कितना हो जाएगा रे? 6,20,310 का 1,86,093. 186, 86,093. सॉरी एक जीरो होगा ना? हाँ, है 093। 093. 186,009, ये है 186,093. 186,093। ओके, टोटल करो सर, कितना होता है? 2,98,593. एक जन बता। 29 298593। 298593। हाँ ओके, अब इस पे क्या Yes, करना है? 4% 4% health and एडू uses. प्लस हेल्थ सेस। वेरी गुड सर, दोनों मिला के 4% है, ठीक है। ऐसा गवर्नमेंट नहीं बोला कि कितना परसेंटेज किधर जाएगा, इक्वली भी बांट सकता है, वो अपने हिसाब से खर्चा करेगा गवर्नमेंट, आपको इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको पहले होता था, पहले 1% फॉर एजुकेशन, 2% फॉर हेल्थ, इस तरह से होता था। अभी बोल दिया कि भाई 4% एडू एंड हेल्थ सेस। क्या हो जाएगा अमाउंट? 11944। 11944। तो प्लस करो 3,10,537. 310,537। ओके, दिस इज नेट टैक्स लायबिलिटी। वेरी गुड सर, सभी का मैच कर गया। सबका मैच किया कि नहीं? यस सर। किसी का अलग आंसर आया क्या? हाँ, किसी का आंसर अलग है क्या? ओके सर, नहीं है। दीक्षा, नंदिनी, आप लोगों का कोई आवाज नहीं है क्या? आप लोगों का भी यही आंसर आया? चौथा? हाँ सर। ओके ओके सर, वेरी गुड। अच्छा, और एक क्वेश्चन करते हैं सर, चलो। थोड़ा टैक्स लायबिलिटी का प्रैक्टिस हो जा रहा है और कुछ नहीं, आप लोगों को हिसाब समझ में आ जाएगा कि क्या होता है। चलो, मिस्टर एक्स, इलस्ट्रेशन 2। मिस्टर एक्स, इसका एज है 64 ईयर्स, ठीक है, 64 ईयर। टैक्सेबल इनकम बोला इसका इक्वल्स टू 9,43,110। 9,43,110। बोलो क्या होगा? 9,43,110। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। चलो सर बताओ। कर रहे हो सर? किसका जवाब पहले मिलता है मुझे? सर बोलो सर। दादा बोल बोल। 167। अरे एक जन बोल, एक है जन। दादा ज्योति बोल, क्या हुआ? 1051 105167। 105167. 105167। अच्छा, सब एक ही बोल रहा है। हाँ किसी सर. का किसी का दूसरा कुछ आंसर आया तो बोलो। सर मेरा 102,567। 102567। ओके, अच्छा, किसी का और कोई आंसर? एनी अदर आंसर सर? 98,622. 98,622. 98,622। अच्छा, बाप रे, क्वेश्चन एक जवाब अनेक। हाँ, ये तो
ये ऐसा हो जा रहा है, मोनोपोली बन जा रहा है, क्वेश्चन एक जवाब अनेक। हाँ, एक सेलर और एक ही सेलर है और बहुत सारा बायर है। चलो कोई बात नहीं। और कोई जवाब मिलेगा क्या मुझे? हाँ सर, क्या मुझे और कोई जवाब मिलेगा? सर 2,06,566। हाँ बोलो। 100 एक सेकेंड, एक जन बोलो सर। शुभश्री का आवाज आ रहा था मोस्ट प्रोबेबली, बोलो शुभश्री। सर 2,06,566। 2,06,566। पॉइंट ओके, 88। 0.88। हाँ, अर्पिता का आवाज भी आ रहा था, बोल अर्पिता बोल। सर 102566। 102566 ऋषभ ने बताया। ओके, अर्पिता आवाज पाची ना। अर्पिता, विशाल, इन लोगों का अभी तक मुझे आप जवाब नहीं मिला। नंदिनी, दीक्षा, आप लोग भी बताओ कुछ, क्या जवाब आया? सर 6,34,354। 6 सर लाख वो सेकंड वाला ही राइट है, सॉरी सेकंड वाला जो है ना वही राइट है। 6,34,000। 10,256। अच्छा ठीक है, रुक ना देखते हैं कुछ तो एक राइट 354। होगा। सर 102566। 102566। ओके, 6,34,354। दीक्षा आंसर। 1,02,000 ऐड नहीं किया है, सॉरी। हाँ इनकी बोलो, क्या बोला? हेल्थ एंड एडुसेस ऐड नहीं किया है, सॉरी। नहीं ऐड ठीक है, ऐड करके ही बताओ मैं वो सब नहीं जानता, मैं जो आंसर मेरे को ठीक लगेगा वही आंसर बताऊंगा। अच्छा चलो ठीक है, चलो अब मैं करता हूँ। चलो देखो सर, बेसिक्स ठीक रखो आप लोग। एक चीज देखो, जवाब गलत होने से शर्माने का भी कोई बात नहीं है और खराब लगने का भी कोई बात नहीं है, बट एक चीज आप लोगों को मैं बार बार बताऊंगा, अगर आप लोगों का बेसिक सही है तो फिर आप लोग गलत हो ही नहीं सकते। पहले बताओ कि इसका एज क्या है? 64। 64 है। तो इसका मतलब ये हाँ, सीनियर सिटीजन है, ये बात आपको पहले सीनियर ध्यान सिटीजन। रखना चाहिए, ठीक है? तो जैसे ही इसका एज देख लिया आपने तो आपको बेसिक लिमिट का ध्यान आ जाएगा। तो सीनियर सिटीजन का बेसिक लिमिट क्या है? अप टू 3 लाख। अप टू 3 लाख। वेरी गुड सर, ये बात आपके दिमाग में एकदम फटाक से क्लिक कर जाना चाहिए कि ये तो सीनियर सिटीजन है और इसका तो टैक्स लिमिट जो मतलब बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, मतलब जितना तक इनको छूट मिला है पहले 3 लाख तक, they don't need to pay any tax to the government. Okay, so up to 3 lakh at the rate of nil. Okay, and फिर greater than 3 lakh to 5 lakh का स्लैब है जिसके लिए इनको 5%। 5% का टैक्स देना चाहिए, और फिर इनके लिए 5 लाख से 10 लाख का स्लैब है ना सर? बट इनका इनकम तो 10 लाख क्रॉस नहीं कर रहा है ना, इनका हाँ, इनकम तो 10 लाख क्रॉस नहीं कर रहा है, इनका इनकम तो 9,43,110 तक ही है। तो फिर अगर इनकम 9,43,110 तक है तो फिर आप इससे ज्यादा तो नहीं जा सकते, है ना? तो जहां पर जाके आपका इनकम रुक जाता है आपको वहीं पर जाके चुप हो जाना चाहिए। यू डोंट नीड टू डू एनी अदर, मतलब और आगे क्या सोचना है आपको, ठीक है? तो 5 लाख से लेके 9,43,110, तो इसका गैप कितना हो जाएगा? 9,43,110, इसके ऊपर आपको कितना देना है? 20%, है ना? 20%। 20%। तो बस अब ये तो हमारा निकल गया जो चाहिए। 3 लाख तक नील है, नील पुट करो। 3 लाख से 5 लाख का डिफरेंस कितना है? और पिता कितना 2 डिफरेंस है? लाख। 3 लाख के 5 लाख का डिफरेंस 2 लाख का डिफरेंस, है ना? 2 lakh 2 लाख, तो 2 लाख का 5% कितना होता है अर्पिता? बोल। 10,000। 10,000 10,000। वेरी गुड सर। अच्छा, 5 लाख से 9,43,110, इसका डिफरेंस कितना होता है? 4,43,110। 4,43,110, सही बोला ना सबने? यस, 4,43,110, 110। तो 443,110 के ऊपर 20%, ये कितना हो जाएगा? 8,622। 88,622। 88,622 88,622। ओके, बस और कुछ तो चाहिए नहीं हमें। तो 10,000 हो गया इधर और 88,622 इधर हो गया। कितना हो जाता है दोनों को ऐड करने से? 98,622। 98,622। ओके,
इसमें ऐड कर देंगे सर एडू एंड हेल्थ सेस 4%, कितना होगा 98,600। 3945 3944.88. इसका मतलब 3945, तो 3945 तो 98,622 प्लस 3945 कितना हो जाएगा 1025 102567 10257, यही है ना? नहीं 67 67 2567 102567 102,567 मतलब 1,02,567 है ना? 1,02,567 ये होगा नेट टैक्स लायबिलिटी। अच्छा, अब मैं जिन लोगों ने गलती किया था, मुझे जैसा लग रहा है कि किसी ने ये वाला गलती किया था। अच्छा, ये 98,622 जिसने बोला था, इसका ये मोस्ट ऑफ इंकी ने बोला था, इसका गलती था कि ये सिर्फ शेष नहीं लगाया था, बट वो भी गलत है। अच्छा सर, ये अमाउंट 2 लाख जिसने बोला था, बहुत ज्यादा गलत हो गया। सर मैंने हाँ? वो मैंने माइनस में गलती की थी 9,43,110 से 5 लाख। अच्छा, और ये 634,354 ये किसने बोला? ये नंदिनी ने बोला। স্যার আমি 20% করিনি ডাইরেক্ট ये ডিফারেন্সটা বসিয়ে দিয়েছি। अरे बस, और क्या चाहिए, बहुत बड़ा गलती कर लिया। हाँ, अगर नंदिनी तेरे कंसल्टेंसी में अगर कोई क्लाइंट आएगा, हाँ, मतलब सोच कि वो बंदा 9 लाख कमाता है और अगर 6 लाख टैक्स दे देगा, वो बोलेगा भाई मेरे को यहीं पर जिंदा जला दो, मेरे को और कुछ नहीं करना है। हाँ नंदिनी, हाँ एक बार না सोच। স্যার আর হবে না। नहीं ठीक है, लेकिन देख, मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि कुछ कॉमन सेंस भी मन में आना चाहिए कि 9 लाख पे अगर 6 लाख वो टैक्स दे देगा तो बंदा खाएगा क्या? हाँ, बंदा खाएगा क्या? 9 लाख पे तुमसे गवर्नमेंट 1 लाख टैक्स मांगता है सर, 1,02,567। लेकिन देखो ये जो टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट कर रहे हैं, एक बात आपको ध्यान रखना चाहिए, यहाँ पर हम लोग डिडक्शंस एग्जेम्पशंस कुछ भी नहीं यूज कर रहे हैं। अच्छा, एग्जेम्पशन तो चलो चैप्टर वाइज, मतलब जो मतलब ये इनकम एग्जेम्पशंस देके ही आता है, ठीक है, मतलब लाइक ये जो मैं आपको दे रहा हूँ ये सारा का सारा इनकम कैलकुलेट करने के बाद ही, बट इसके अंदर से डिडक्शंस भी मिलता है। जो डिडक्शंस मैं यहाँ पर यूज नहीं कर रहा हूँ, वो सब मैं जब और थोड़ा डिटेल्स सम्स करवाऊंगा, या फिर जिन लोगों ने कंप्लीट सम्स करके आया है दे ऑल नो कि क्या चलता है कंप्लीट सम्स में डिडक्शंस का यूज, तो वहां पर आपका ये इनकम और कम करने का जगह है। जैसे अगर मानो किसी का 1 लाख का ये टैक्स लायबिलिटी हो रहा है और किसी का 50,000 का LIC प्रीमियम भरा हुआ है, तो वो छूट ले सकता है। किसी ने गवर्नमेंट को डोनेशन करता है, ठीक है, लाइक पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन करता है, किसी ने किसी रिसर्च एंड साइंटिफिक रिसर्च में डोनेशन करता है, तो इस तरह का बहुत सारा, किसी ने किसी हेल्थ मेडिकल इंश्योरेंस करके रखा है, ठीक है, तो 80C से लेके 80U का बहुत सारा डिडक्शंस मिलता है। वो सब डिडक्शंस अगर होता है ना, तो आपका ये जो लायबिलिटी है ये और कम होने का जगह है आप लोग के पास, लेकिन इतना ज्यादा तो नहीं हो सकता। ओके सर, चलो अच्छा हो रहा है कि मैंने टैक्स लायबिलिटी का आप लोगों के साथ डिस्कस इस तरह से कर रहा हूँ, इससे समझ मुझे ये भी आ जा रहा है कि किसका क्या गलती हो रहा है। ओके नेक्स्ट, और एक क्वेश्चन करो, चलो इलस्ट्रेशन 3। अच्छा, मिसेस एक्स, मिस्टर बहुत खेल लिए, अब मिसेस एक्स इनका एज है 83 ईयर, ओके, 83 साल के हैं। इनका इनकम दिया है सर, एक इनकम दिया है 4 लाख का, दूसरा एक इनकम दिया है 8,10,500 का, और तीसरा एक इनकम दिया है 22,20,200 का, ठीक है, 4 लाख का, 8,10,500 का एंड 22,20,200 का। आपको मुझे बताना है कि ये अलग अलग इनकम, मतलब दीज आर डिफरेंट क्वेश्चन, ठीक है, 4 लाख का क्वेश्चन अलग है, ये क्वेश्चन अलग है, ये क्वेश्चन भी अलग है, ABC, जस्ट कैलकुलेट टैक्स लायबिलिटी। चलो बताओ सर, मुझे चौथा का आवाज नहीं आ रहा है, चौथा तेरा रिवीजन हो जा रहा है, बोल चौथा आवाज। 4 लाख। हाँ ओके, हाँ बोल ऋषभ, কিছু बोलली? हेलो, किसी ने कुछ कहा क्या मुझे? হ্যাঁ স্যার জিজ্ঞেস করছিলাম, আমি প্রথমটা 4 লাখ লিখেছেন কি? হ্যাঁ প্রথমটা 4 লাখ, তো তার কি লিখেছি? প্রথমটা 4 লাখ,
सेकेंड था 8,10,500 एंड थर्ड वन इज 22,20,200। आप लोगों को बस टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करके मुझे बताना है। तीनों का अलग अलग है, पहले ए बताओ, फिर बी बताना, फिर सी बताना। और पिता बॉल की হবে सर ये तो नील। ए ए तो नील नील। হবে। ए का जवाब ए नील नील। बोला है। देखते हैं सर कितना जन नील बोलता है, कितना जन क्या जवाब देता है। और बताओ नील, नील के साथ और कौन कौन है? नील के बिना कुछ सर और? नील হবে। नील হবে, ओके नील है। नील হবে। और पिता नील क्या ना হবে? फर्स्ट का नील होगा और सेकंड का होगा 64,584। अच्छा ठीक है, रुको, सेकंड में बाद में बोलता हूँ, एक सेकंड रुक जाओ। पहला वाला नील होगा। और पिता मैं तुझे पूछ रहा हूँ कि क्यों नील होगा, वाई? বল নীল হবে কেন, ওয়াই? আরে বল না, যা বুঝছিস সেটাই বল। স্যার এটা তো 4 লাখ আছে আর ওদের তো 5 লাখ থেকে শুরু হয়। वेरी गुड सर, वेरी गुड। इतना सोचने का क्या है, जो मन में आता है बोलो ना। कौन किसको मार रहा है और कौन किसको खा रहा है, जो मन में है बोलो। जैसे नंदिनी ने गलती किया था तो उसने बोला कि सर मैंने ये गलती किया था, तो उसमें शर्माने का कोई नहीं है, शर्म के कोई फायदा नहीं है। गलती होगा, बट गलती क्यों हो रहा है वो फील करने से ही। आपने तो सही बोला, उसका तो 5 लाख तक है, तो इसीलिए 4 लाख में उसको क्यों टैक्स देना है। तो इसका जवाब एकदम सिंपल हो जाएगा, है ना। ये तो एकदम आंखों देखी है ना सर, दिस इज कॉल्ड आंखों देखी। ओके, अरे ये आंखों देखी बोला, एक मूवी है संजय मिश्रा का, देखना सर, आंखों देखी बोल के, गजब कॉमेडी मूवी है, समझने वाला है। मतलब जो आंख से देखा नहीं वो उसका विश्वास कैसे कर लूं, तो इस तरह के ऊपर है। जानते हो सर आप लोग संजय मिश्रा को? बहुत फेमस एक्टर है, कैरेक्टर आर्टिस्ट है बेसिकली, ये सो कॉल्ड एक्टर नहीं है। ओके, तो फिर अप टू 5 लाख तक तो नील है सर, तो अप टू 5 लाख नील एट द रेट नील है, तो इसका इनकम तो 4 लाख है। सो आपको जस्ट ऐसा लिखना है, ऑन 4 लाख टैक्स लायबिलिटी नील, बिकॉज एज इज 80 ईयर्स, है ना, एज 80 ईयर्स एंड अबव है, तो इसीलिए। ओके, वेरी गुड सर। अच्छा चलो, बी का आंसर बता रहा था पिंकी, बोल अभी। 64,584। 64584। 64,584। ओके, 64584 में ज्यादा वोट आ रहा है, लेकिन किसी का दूसरा जवाब होगा तो वो बेझिझक बोल सकते हो, जरूरी नहीं कि जिसमें वोट ज्यादा है वही सही हो। 64,480। 64,480। ओके, सर मेरा भी 64,480 हुआ। 64,480, ठीक है, जिसका जो आ रहा है वही बोलना। वोट जिधर है उधर ज्यादा जाना चाहिए ऐसा बात नहीं है। बोलो सर, और बताओ और क्या आंसर आ सकता है। 64,480, दो ही वोट गिरा है, एक 64,584 पे और एक 64,480 पे। सर 64,584। 64,584, अच्छा, और बताओ, और किसी का कोई दूसरा जवाब, मतलब इन दोनों में से किस में और कोई क्या बताओगे, या फिर कोई तीसरा जवाब। 64,480। 64,480, अच्छा 64,480 और एक वोट आ गया। अरे वाह, टक्कर का लड़ाई चल रहा है 64,480 और 64,584 में, कौन जीतेगा कौन हारेगा, चलो देखते हैं। अप टू 5 लाख नील। एट द रेट नील, ग्रेटर देन 5 लाख टू 8,10,500। अरे है 8,10,500, तो इसे 20%, वेरी गुड सर, 20%। तो 8,10,500 से 5 लाख का माइनस करने से कितना होता है, 3,10,500। 3,10,500। तो 3,10,500 का 20% करने से कितना होता है सर, 62,100। 62,100। है। यस सर। 62,100, इसके ऊपर जब 4% लगाएंगे क्या हो जाएगा, 2484। 2484। 2000। into 4%, 2484 plus 2484,
64584 64584 प्लस वही आया 2484, तो फिर 62,100 प्लस 2484, 64584। सर किसका है गलती है? तो फिर ये 64,480 जिन लोग का आ रहा था उसका ऐसा क्यों? স্যার Round- আমারটা 8,10,000 এর জায়গায় Sir, 8,10,000 লিখেছি, 500টা লিখিনি ওই জন্য जो इनकम কোশ্চেনটা था লিখেছি। 8,10,000 8,10,000 तो नहीं, 8,10,500। देखो 8,10,000 पे की थी मैंने। ओ अच्छा, लेकिन सर गलत हुआ ना, आप क्वेश्चन रीड करने में गलती कर दिया। हम लोगों ने क्वेश्चन लिखा था, देखो मैंने अगर गलत लिखता तो मैं अपना गलती मान लेता, बट यहाँ पर तो मैंने गलत नहीं लिखा था। 8,10,500 था क्वेश्चन। ओके, जिन लोगों ने 400 बोला, जैसे कि तौथा ने बोला, तौथा भी यही गलती किया क्या? अरे স্যার 500টা লিখিনি, 8,10,000 লিখেছিলাম কোশ্চেনে। मैं समझ गया, तौथा भी यही गलती किया, शुभश्री भी यही गलती किया, और ज्योति, हाँ ज्योति आपने भी यही गलती किया। हाँ, चलो, अरे एक साथ इतना सारा लोग सिमिलर गलती कैसे कर सकता है? हाँ वाह, मतलब सबका मन किस तरह से एक ही लेवल में चल रहा है। ओके, ये समझ में आ गया? अरे 64,584, देखो सर कैसा गलती होता है, आप लोग समझ जाओ। हाँ, ऐसे ही सीधे मिस्टेक करते हैं, एग्जाम में भी वैसा ही कर जाता है। ओके, इजी चीज भी गलत होके आ जाते हैं। अच्छा, और एक क्वेश्चन था इसके अंदर, 22,20,200। क्वेश्चन ठीक से देख लो सर। वाला होता है 4,84,703,702 484,7 4702.4 484 702.4 702.4। 702.4। अच्छा, 484,703, अच्छा ये ठीक ही है। अच्छा देखो, 4 ये 702 कर दो, इसको 0.4 को काट के, सेम ही बोला, इनकी का जवाब और इसमें कोई फर्क नहीं है, मतलब ये 0.4 है ना, तो आप 702 बोल सकते हो, ठीक है, बिकॉज ये 5 होता, अगर ये 5 होता तो 703 सही होता, ठीक है। पॉइंट के बाद 4 है, तो आपको नेक्स्ट इधर वाला मल्टीपल्स को ले जाना चाहिए, तो आपको ये 702 ही बोलना चाहिए, ठीक है, राउंड करके 484,703 702 बोलना चाहिए। अगर ये 0.5 होता तो 703 बोलना चाहिए था, ठीक है। तो ये 702 703 ठीक है, लेकिन क्या दूसरा कोई जवाब, दूसरा, तीसरा, चौथा कुछ और? 484,702 ये है जवाब, बोलो। ये अभी तक का जो जवाब है ये 484,702 पे अटका है। आसमान से टपका, खजूर पे लटका, कोई दूसरा जवाब? और भी तक हो चीज? नंदिनी, दित्सा, बोलो। विशा, सर एटाই এসেছে। सबका ये आया है? अच्छा, आजकल अभी सब कोई बहुत स्मार्ट हो गया, बोर्ड जिधर है सब उधर ही जा रहे हैं, या कैलकुलेट करके बोल रहे हो सर? तो कैलकुलेट करे एसेছে। ओके चलो सर, अच्छा मैं सोचा कि सब गलती करता रहेगा, लेकिन सब स्मार्ट है। ओके, तो 22 लाख। सर हम लोग गलती करने से आपको मजा आता है? अरे क्यों मजा आएगा सर, नहीं सर आप मजाक करते हो। अच्छा, 22,20,200, तो 22,20,200 मतलब अप टू 5 लाख नील, मिसेस एक्स 80 years above है, अप टू 5 लाख एट द रेट ऑफ नील, ओके, ग्रेटर देन 5 लाख टू 10 लाख 10 lakh एट द रेट ऑफ 20%। इसका कोई 5% का स्लैब नहीं होता, ये बात का ध्यान रखना चाहिए। हाँ, मिसेस एक्स 80 years एंड अबव है, और हमेशा याद रखिएगा कि 80 years का 5% का कोई स्लैब नहीं होता, जो 60 एंड बिलो 60 के लिए होता है। 60 से 80 एंड 60 से बिलो के लिए 5% का स्लैब होता है, बट 80 years से अबव के लिए 5% का कोई स्लैब नहीं होता। ऐसा गलती करोगे तो फंस जाओगे, ठीक है। यही इनकम टैक्स का, यही सब छोटा छोटा मैटर ही ना इनकम टैक्स को ना मतलब एक अलग ही खास बना देता है। अच्छा, फिर 10 लाख से 10 लाख से एकदम डायरेक्ट चले जाओ 22,20,200। 20,200 वेरी गुड सर। 10 लाख से इसके ऊपर आ जाएगा आपका 30%, ठीक है, 30%, तो ये हो जाएगा 1 लाख, है ना? है। हाँ सर। 5 लाख से 10 लाख मतलब 5 लाख का डिफरेंस, तो 5 लाख के डिफरेंस के ऊपर 20%, और इधर 22,20,200 से 10 लाख माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा?
12,20,200. 12,20,200। अब 12,20,200 पे 30% लगाएंगे 3,66,060 3,66,060. 3,66,060। 60. ওকে, অর্পিতা তোর এসছে? হ্যালো, অর্পিতার আওয়াজ পাচ্ছি না। অর্পিতা বল। ক্যালকুলেটরে এটা তো চলে আসবে 5 লাখ থেকে 10 লাখ, 5 লাখের উপরে 20% 1 लाख करो, ठीक है। और 22,20,200 से 10 लाख माइनस करो तो 12,20,200। इसके ऊपर 30% लगाओ तो 3,66,060। ओके, वेरी गुड सर। तो 3,66,060 एंड 1 लाख तो कितना हो जाएगा? 4,66,060। अब इसके ऊपर क्या करना है? 4% Health and LIC. एंड हेल्थ, ठीक है। कितना? एडवान हेल्थ 4%, 18,642. 18,642। यही है ना सबका? Yes, sir. कितना होगा? 48,4702. 480,702 48,4702। 4,84,702 बस है. ओके। अच्छा, बेसिकली इसका 5% का स्लैब कुछ रहा नहीं, इसीलिए शायद ये हो गया। 22,20,200 पे उनको टैक्स देना पड़ रहा है 4,84,702। यही आप लोगों ने सभी ने बोला था। तो अगर इनकम उसका 22,20,200 है तो गवर्नमेंट के घर में उनको जमा करना होगा 4,84,702। ये रहेगा आंसर। शुभश्री आया? बोलो। नंदिनी, दीक्षा। ओके सर। Yes, sir. ओके सर, ठीक है। सबका आंसर मैच कर रहा है। ये लास्ट क्वेश्चन में सभी ने सही किया। वेरी गुड सर, वेरी गुड। तो ये मुझे अच्छा लगा। तो अल्टीमेटली आप लोग टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करना सीख रहे हो। अच्छा, एक क्वेश्चन आप लोगों को, ये क्वेश्चंस तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी शेयर कर दिया है, बस आप लोग घर में ट्राई करना। बट ट्राई करने से पहले एक थोड़ा सा बात आप लोगों से करना चाहूँगा। ये क्वेश्चन देखिएगा सर, लुक एट दिस क्वेश्चन। हाँ, इलस्ट्रेशन 2। कंप्यूट द टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर ए। एज कितना बोला है सर? 42। हाँ सर, एज पे जाना है ना? जैसे हम लोग नॉर्मली बोलते हैं ना, एज नहीं पूछना चाहिए लेकिन यहाँ पर एज पूछना बहुत जरूरी है। ऐसे कहते हैं सर कि लड़कियों का उम्र ना पूछो और लड़का लोगों के लिए उनका इनकम ना पूछो, है ना? बोलते हैं ना सर ऐसा? लड़कियों से उम्र नहीं पूछना चाहिए और लड़का लोगों का इनकम नहीं पूछना चाहिए। तो जो भी हो, ऐसे कहावत है, आई डोंट नो क्यों बोलते हैं। कंप्यूट द टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर ए, एज 42, हैविंग टोटल इनकम ऑफ 51 लाख। इनकम है 51 लाख सर, 51 लाख फॉर द असेसमेंट ईयर 22-23। अब असेसमेंट ईयर 21-22 भी दे सकता है एग्जाम सिचुएशंस में। एज्यूम दैट हिज टोटल इनकम कंप्राइजेस ऑफ सैलरी इनकम, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एंड इंटरेस्ट ऑन एफडी। ये भी बोला है कि वो 115 बीएसई ऑप्टेड नहीं कर रहा है, मतलब जो स्पेशल डिस्काउंटेड टैक्स स्लैब है उसके ऊपर नहीं जा रहा है। ट्रेडिशनल जो रेगुलर इनकम टैक्स है, ट्रेडिशनल नहीं, रेगुलर इनकम टैक्स सिस्टम है, उसी हिसाब से ही पेमेंट करेगा। लेकिन इनकम बोला है 51 लाख। क्या आप लोग ट्राई करोगे 51 लाख इनकम को? चलो सर, ट्राई करो 51 लाख। लाख ट्राई करो सर। सर ये तो सरचार्ज आएगा ना इस पे? यस सर, सरचार्ज आएगा। वेरी गुड। चलो सर, मैं आपको एक बार टैक्स रेट का चार्ट दिखाता हूँ। इसके अंदर ना, ये जो मैंने आपको समरी नोट्स के साथ ही दिया है, यहाँ पर ना सरचार्ज रेट भी दिया हुआ है, ठीक है। अगर आप थोड़ा नजर डालोगे तो आपको यहाँ पर टैक्स लायबिलिटी और उसके नीचे ये देखो रेट ऑफ टैक्स दिखाई दे रहा है सबको। ये नोट्स मैंने शेयर किया आप लोगों से, ठीक है। बाद में घर में आप लोग आराम से देखना। तो इसके अंदर आप देख सकते हो कि ये यहाँ पर रेट ऑफ टैक्स जैसे दिया हुआ है, वैसे ही ऐसे आपको मैं दिखाता हूँ अभी, एक सेकेंड। सरचार्ज का रेट, सरचार्ज कब लगता है? ये देखो सरचार्ज। अगर किसी का इनकम 50 लाख क्रॉस करता है, अगर किसी का इनकम, जस्ट अ सेकेंड,
अगर किसी का इनकम 50 लाख क्रॉस करता है बट 1 करोड़ से कम है तो उसको 10% का सरचार्ज लगता है सर, ठीक है, 10% का सरचार्ज लगता है। और अगर किसी का इनकम 1 करोड़ से ज्यादा होता है पर 2 करोड़ से कम होता है, 1 करोड़ से ज्यादा पर 2 करोड़ से कम, तो उसको 15% का सरचार्ज लगता है। अगर किसी का इनकम 2 करोड़ से ज्यादा बट 5 करोड़ से कम तो 25% का सरचार्ज लगता है, ठीक है। और अगर किसी का इनकम 5 करोड़ से ज्यादा है तो उसको 37% का 37% का सरचार्ज लगता है, ठीक है। तो ये बात हमें थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। तो ये सरचार्ज को लेके मैं बहुत चर्चा करने वाला हूँ, बट पहले आप ये बेसिक तो कर लो 10% का यूज करके। इतना याद रखो कि अगर इनकम 50 लाख से ज्यादा हो रहा है तो उनको सरचार्ज देना पड़ेगा। चलो आप लोग 2 मिनट सोचो क्या होता है, फिर मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ कि सरचार्ज रहने से आपको क्या करना चाहिए। आप लोग ट्राई करो, आप लोगों का जवाब देखते हैं कितना सही आता है और कितना गलत। दादा नॉर्मल टैक्स लेवी हाँ हाँ नॉर्मल 115 बीएससी नहीं करना है, 115 बीएससी 1396200। एकदम हाँ फाइनल फाइनल आंसर। हाँ हाँ फाइनल। सर फाइनल आंसर 1396200। एक सेकेंड रुको, मैं आंसर नोट डाउन करता हूँ सर। बोलो और एक बार बोलो 1396200। 1396200। मुझे ये आंसर मिला है सर, बाकी कुछ और आंसर आएगा तो वो भी बताना। इनकम है 51 लाख। बोलो सर, और किसी का कुछ और कुछ आ रहा है क्या? क्या रे, और किसी का कोई आंसर नहीं आ रहा है? मुझे बस दो जन से ही मुझे जवाब मिला है। 13,96,200 ये मुझे रोशनी से और जियाउल से मुझे ये जवाब मिला है। बाकी और किसी का मुझे कोई जवाब नहीं मिल रहा है। आप लोग भी कुछ बताओ सर कि अगर इनकम 51 लाख है तो फिर क्या टैक्स उसको पेमेंट करना पड़ेगा? क्या रे सर, कुछ तो और आंसर कुछ मिले तो मुझे अच्छा लगे थोड़ा। बोलो सर। प्रिया का जवाब नहीं मिल रहा है। प्रिया, प्रिया हो रहा है ना? प्रिया तो था सर सेम आ रहा 1396200। 1396200। ओके, हाँ सर। सेम आ रहा है, ठीक है। चलो और किसी का कोई और आंसर मेरा सेम है? हाँ बोलो। 144 100 144 अच्छा, थोड़ा अलग आंसर आया। और बताओ, और बताओ सर, और बताओ। कुछ और बताओ, और कोई और कुछ आंसर। आई एम वेटिंग सर। ये सरचार्ज को लेके थोड़ा ट्रिकी दिमाग मन में जरूर चल रहा होगा, बट जो समझ आता है वही करो। सरचार्ज का इतना मतलब समझ लो एक्स्ट्रा टैक्स लगता है। अब कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है, थोड़ा सोचा करो। सर इस पे 10% होगा ना? हाँ सर, सरचार्ज तो 10% है। सरचार्ज देख के भी आंसर कर लिया है। सरचार्ज देके भी, हाँ अब लोग तो ही तो, इसलिए तो मैंने पूछा कि ये फाइनल जवाब है। सर ये ठीक है? फाइनल नहीं, विदाउट सरचार्ज।
तो फिर ये कैसा जवाब हुआ सर आपका? 1535820 1535820 1535 Sir, 820 1535820. 820 1535 820। अच्छा हाँ सर। अच्छा দাদা আমার আসছে 1476750 1476750 750 आंसर সারচার্জটা দিয়ে। सरचार्ज दिए तो फिर इतना देर तुम लोग बिना सरचार्ज का बता रहे हो, तो फिर मैं बोला पूछा ना फाइनल बताओ मुझे। না नहीं তুমি सर, वो বললে पूछी थी इसलिए नॉर्मल। हम भी बोल दिए। हाँ नॉर्मल बोल के कोई फायदा थोड़ी। सर सर आप लोग जिन लोग मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट भूल रहे हो, मुझे लगता है जिन लोगों ने पहले इसको करा था वो लोग मार्जिनल रिलीफ को यूज करना भूल रहे हो सर। 1 लाख का मार्जिनल रिलीफ मिलता है। तो फिर हाँ। वो मार्जिनल रिलीफ यूज करना भूल रहने से चलेगा सर? ठीक है चलो ठीक है, जिन लोग पहले कभी नहीं किया इस तरह का क्वेश्चन उनसे तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा, वो लोग देखो मैं क्या कर रहा हूँ। देखो सर अलग अलग जवाब आया बट एक भी जवाब सही नहीं हुआ, इसलिए मुझे फ्रेशली बताना पड़ेगा। तो देखो क्वेश्चन में एक बार फिर से मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ, ध्यान से देखना क्वेश्चन को, ठीक है? अच्छा ये नोट्स तो मैं शेयर कर दिया, आप लोग अपनी कॉपी में अपने हिसाब से प्लीज ये सब नोट डाउन करके रख लेना, बहुत काम आने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स है। अच्छा तो 42 का इंसान है, 51 लाख का इनकम कर रहा है। ऐसे आपको एक चीज तो पता चली गया सर कि अगर किसी का इनकम 50 लाख क्रॉस करता है, ठीक है, तो उसको एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ता है ना, ग्रेटर देन 50 लाख होने से एक्स्ट्रा टैक्स, उससे पहले कोई एक्स्ट्रा टैक्स काउंट नहीं करता। तो ये एक्स्ट्रा टैक्स के बारे में 10% एक्स्ट्रा टैक्स बोला है जब 50 लाख से ज्यादा होता है, 1 करोड़ से कम होता है। तो इस केस में सर एक मार्जिनल रिलीफ भी मिलता है, बिकॉज टैक्स अमाउंट ज्यादा हो रहा है तो गवर्नमेंट थोड़ा रिलीफ भी देता है उसके साथ साथ, मतलब एक्स्ट्रा टैक्स भी लेता है और थोड़ा रिलीफ भी देता है, ठीक है? मतलब वही थप्पड़ मार के फिर बोलते चलो आओ थोड़ा सा मलहम लगा देते हैं, इस तरह का, इसलिए मार्जिनल रिलीफ भी। तो इसको सॉल्व कैसे करना है, तो पहला कंडीशंस जो है ना सॉल्व करने का वो बड़ा सिंपल सोल्यूशन है सर। मतलब सबसे पहले तो आपको नॉर्मल वे में ही करना चाहिए, ठीक है? नॉर्मल वे में ही करना चाहिए। एक सेकेंड सर, इसको मैं इलस्ट्रेशन 2 था, इलस्ट्रेशन 2 इसको मैं समरी नोट का आंसर से बताता हूँ, ठीक है? जो समरी नोट्स मैंने आपको दिया, समरी नोट्स एंड क्वेश्चन, वहां से मैं करा रहा हूँ। तो इसके अंदर ये इसका इनकम कितना है, मिस्टर ए एज कितना है सर? एज है 42, ठीक है? मिस्टर ए एज 42 आपके लिए वाइटल है। इनकम कितना है? 51 लाख। इनकम है 51 लाख टोटल इनकम। तो अगर किसी का इनकम 50 लाख क्रॉस कर रहा है, मतलब पहली बार कुछ ऐसा हो रहा है आप लोगों के साथ कि जिसमें एक्स्ट्रा टैक्स देने के लिए सरचार्ज का कैलकुलेशंस आप लोगों को बताना पड़ेगा। तो चलो सर इसको ना थोड़ा सा ABCD वे में सॉल्व करेंगे। पॉइंट ए में क्या सॉल्व करेंगे, टैक्स पेएबल, क्या लिखोगे सर? टैक्स पेएबल इंक्लूडिंग टैक्स पेएबल इंक्लूडिंग सरचार्ज ऑन टोटल इनकम, इंक्लूडिंग सरचार्ज, क्या लिखोगे? इंक्लूडिंग सरचार्ज, हाँ, ऑन टोटल इनकम। आप लोग मेरे साथ साथ करो, समझ में आ जाएगा लास्ट में। इंक्लूडिंग टोटल इनकम मतलब ऑफ 51 लाख। तो आपको क्या करना चाहिए सर आप लोगों को, ये जो 51 लाख है ना इसका टैक्स स्लैब निकालो। क्या करना है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स मत सोचो, सिंपल है। सर बोलो, आप लोग मुझे बताते रहना, थोड़ा हेल्प चाहिए आप लोगों का। अप टू 2.5 लाख क्या है सर? ये 42 एज का इंसान है, इसके लिए 2.5 लाख एग्जेम्पशन लिमिट है ना रे। और पिता ये जो इंसान है इसका एज है 42, तो इसका बेसिक लिमिट क्या होगा? 2.5 लाख ना, मतलब अप टू 2.5 लाख, दैट मीन्स 2,50,000 या फिर 2.5 लाख या 2.5 लाख। अप टू 2.5 लाख तक इसको कोई टैक्स नहीं देना है, तो अप टू 2.5 लाख एट द रेट ऑफ नील, है ना सर? एंड ग्रेटर देन 2.5 लाख टू 5 लाख कितना होगा? एट द रेट ऑफ 5%। 5%, है ना? ये तो जानते ही हो आप लोग। फिर ग्रेटर देन 5 लाख टू 10 लाख एट द रेट ऑफ
20%. 20%. Yes sir. And greater than 10 lakh to क्या करेंगे? 10 lakh 51 lakh. Very good sir. 51 lakh 30%. at the rate of 30%. अब पहले ये सब निकाल के बता दो. नील हो गया, ये 5% क्या हो जाएगा? 2.5 लाख से 5 लाख 12,500. वेरी गुड सर. ये बताओ 1 लाख 1 lakh. 12 lakh 30,000. 12 lakh 30,000. वेरी गुड सर. 12 लाख 30,000. तो ये आपका 51 लाख का टैक्स हो गया. अगर आपको सरचार्ज का कुछ भी नहीं यूज करना है अभी, ठीक है, सरचार्ज इसके बाद यूज करना है, तो आप बताओ कि ये 12 लाख 30, 1 लाख एंड 12 लाख 5,000 कितना? 12,500 कितना होता है? 13,42,500. 13,42,500. वेरी गुड सर. 13,42,500. इट्स अ वेरी सिंपल वे, है ना. लेकिन दिस इज नॉट योर आंसर. ओके, ये आपका आंसर नहीं है, इसमें अभी खेल बाकी है सर. अब ये जो टोटल अमाउंट आपको मिला, ये टोटल अमाउंट के ऊपर आपको लगाना है सरचार्ज. ओके, अब ऐड करो सरचार्ज. हेल्थ और एजुकेशन से अभी नहीं करना है, बाद में करेंगे, ठीक है, एकदम लास्ट में. दो तरह का होता है, ठीक है. एक तुम ऐड मतलब इंक्लूड करके भी आगे बढ़ सकते हो और बिना इंक्लूड का भी बढ़ सकते हो. तो अभी मैं एजुकेशन हेल्थ को इसके अंदर नहीं ले रहा हूँ, ठीक है, लास्ट में इंक्लूड करूंगा, बिकॉज इसके अंदर मार्जिनल रिलीफ का केस होगा, जो तुम लोगों में से बहुत लोग थोड़ा सा गलत कर दिए सर. ये पहले भी मैंने इस तरह का क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करवाया था. तो सरचार्ज ऐड करो. सरचार्ज ऐड करना है कितना? 10%, ठीक है, 10%. 1,34,250. कत? 14,69,000. यस सर, वेरी गुड. ये 14,69,000 जो आंसर मुझे मिला है, मोस्ट प्रोबेबली चौथा का आवाज था, तो ये सही जवाब है. वेरी गुड सर. चलो किसी से मुझे सही. बोलो 64,250. वेरी गुड सर, वेरी गुड, वेरी गुड. आई एम हैप्पी. ओके, तो 13,42,500 उसके ऊपर 10% का सरचार्ज कितना बोला? 1,34,250. 1,34,250. ओके, ठीक है. अब इसमें एक मिनट रुक जाओ सर, मैं सबका जवाब फिर से लूंगा, पर एक बार मैं कंप्लीट कर लूं इसको. अच्छा, 1,34,250 ऐड करने के बाद आपका क्या जवाब आ रहा है सर? 14,76,750. 14,76,750. वेरी गुड सर. ये जो 14,76,750 हुआ ना, ये पूरा पॉइंट ए का जवाब है. ये जो पॉइंट ए है, ये पॉइंट ए में आपने क्या किया? आपने 51 लाख का टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट किया इंक्लूडिंग सरचार्ज, ठीक है, सरचार्ज इंक्लूड करके. बट ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ सर, ठीक है, ये खेल अभी चलेगा, ये खेल अभी चलेगा. सॉरी, ओके. इस खेल का दूसरा पॉइंट है पॉइंट बी. इसमें ना एक मार्जिनल रिलीफ भी गवर्नमेंट देता है, जिसके बारे में मैं आपको नोट्स बाद में बता दूंगा, बट उसका यूज पहले देख लो, ठीक है, बाद में नोट्स देख लेना. ऐसे मार्जिनल रिलीफ हमेशा सरचार्ज में, हर सरचार्ज में आपको मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट दिखाई देगा. तो ये मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट के लिए आपको पॉइंट बी में टैक्स पेबल, आप पॉइंट को ध्यान रखिएगा सर, टैक्स पेबल ऑन टोटल इनकम. हाँ बोलो. বলছি মার্জিনাল রিলিফ 64,250. মোস্ট প্রবাবলি একটু দাঁড়িয়ে জানি দেখছি, আমিও ক্যালকুলেট করিনি এখন. ট্যাক্স পেবল অন টোটাল ইনকাম ऑफ ₹50 लाख. अब आपको क्या करना है कि सर ये एक्स्ट्रा सरचार्ज, ये जो एक्स्ट्रा सरचार्ज लगता है, सरचार्ज का मतलब एक्स्ट्रा टैक्स, पॉइंट टू बी नोटेड सर. सरचार्ज का मतलब ही होता है एक्स्ट्रा टैक्स, ठीक है. तो ये एक्स्ट्रा टैक्स आपको कब देना पड़ता है? जब आपका इनकम 50 लाख क्रॉस करे, है ना सर. ये तो मैंने आपको नोट्स में भी लिखा के रखा इधर, ठीक है, इस यहाँ पर दे के रखा है. और ये मैं शायद लास्ट दिन भी थोड़ा सा समझा रहा था आपको कि एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ता है. बट यहाँ पर मैं आपको फिर से एक बार याद दिलाता हूँ कि जब भी आपका इनकम 50 लाख क्रॉस करता है तो आपको सरचार्ज देना पड़ता है, ठीक है. तो सरचार्ज का मतलब होता है एक्स्ट्रा टैक्स. किस पे लगता है? इंडिविजुअल पे लगता है, एचयूएफ पे लगता है, एओपी पे लगता है, बीओआई पे लगता है, एंड आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन पे लगता है, ठीक है. तो ये लोग कौन है? ये लोग तो पर्सन है, लास्ट दिन क्लास में समझे थे, है ना, जो पर्सन जिसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आइडेंटिफाई करता है टैक्स लेने के लिए. सिंपल सी बात है. यहाँ पर कंपनी एंड पार्टनरशिप बिजनेस वगैरह यहाँ पर नहीं है, ठीक है. अच्छा, तो ये हम लोग करेंटली ये वाला चर्चा कर रहे हैं 10% वाला, ठीक है, बाकी परसेंटेज में बाद में चर्चा करेंगे. तो टैक्स पेबल ऑन टोटल इनकम ऑफ ₹50 लाख. तो इसका मतलब अभी क्या होगा कि अगर आपका इनकम 50 लाख तक होता तो आपको कितना टैक्स देना पड़ता? तो पॉइंट बी में क्या करोगे? टैक्स पेबल ऑन टोटल इनकम ऑफ ₹50 लाख, नॉट 51. हाँ, आपका इनकम 51 हुआ है
बट अगर आपका इनकम 50 लाख तक होता तो आपको कितना टैक्स देना पड़ता? चलो बताओ सर। ये आपको कैलकुलेट करना होगा बिकॉज ये 50 लाख लिमिट था, बिकॉज इसके ऊपर आपका सार्चा जाता है, इसीलिए आपको जैसे एक बार 51 लाख का भी आपने किया 12,500 कितना 13 लाख 12,000। वेरी गुड सर। क्या करेंगे? सिंपल करेंगे फिर से एक बार, अप टू 2.5 लाख एट द रेट नील, ग्रेटर देन 2.5 to 5 lakh at the rate 5%, that is 12,500, greater than 5 lakh to 10 lakh, greater than 5 lakh to 10 lakh at the rate 20%, that is 1 lakh, and greater than 10 lakh to 50 lakh. लेकिन सर एक सवाल है मेरा, क्या 50 लाख पे चार्ज लगेगा क्या? नो सर। वेरी गुड। तो ये 10 लाख से 50 लाख का गैप कितना हुआ? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 50 लाख एंड 10 लाख? 40 लाख ना सर? 40 लाख। तो 40 लाख पे 30%, मतलब 40 लाख के ऊपर 30% कितना हो जाता है? 1,20,000। 1,20,000 ना? 12 लाख सर, वही 12 लाख। 12 लाख सर, ठीक है। तो 12 लाख, 1 लाख एंड 12,500 कितना हो गया? 13 लाख 12,500। ओके, 13 लाख 12,500 ये आपका हो गया। अगर उसका इनकम 50 लाख तक होता तो उसका ये हालत होता, मतलब बिफोर प्रोवाइडिंग हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, ठीक है। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस देने से पहले ये टैक्स लायबिलिटी उसका आ जाता। लेकिन सर इसमें सरचार्ज नहीं रहेगा। अब ध्यान से सुनो सर, ये पॉइंट बी हो गया आपके यहाँ पर, ए पॉइंट और बी पॉइंट। अब ए पॉइंट हो गया 51 लाख का टैक्स लायबिलिटी और बी हो गया 50 लाख का टैक्स लायबिलिटी विदाउट एजुकेशन एंड हेल्थ सेस, ठीक है। इसमें एजुकेशन हेल्थ सेस अभी तक मैंने लिया नहीं, बिकॉज मैं लास्ट में इसको ऐड कर दूंगा। अगर आप ऐड करोगे तो फिर लास्ट में ऐड करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, वो भी एक तरीका है, दोनों वे में किया जा सकता है। आप लोग एजुकेशन हेल्थ सेस ऐड करके भी आगे बढ़ सकते हो, वो भी आपके लिए एक तरीका है, लेकिन मेरे हिसाब से मेरे को ये तरीका ज्यादा ठीक लगता है कि लास्ट में ऐड करना। अच्छा, पॉइंट सी, एक्सेस टैक्स पेबल। तो अब मुझे बताओ सर आप लोग कि ये एक्सेस कितना टैक्स पे कर दिया आपने 51 लाख इनकम होने से कारण? 1 लाख। एक्सेस टैक्स पेबल कितना? 1 लाख। क्यों? ए माइनस बी। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि जब आपने 51 लाख इनकम किया तब आपका टैक्स लायबिलिटी हुआ 1476,750, और जब आपने 50 लाख टैक्स किया 1,64,250 ये। हाँ, वही तो पूछ रहा हूँ सर कि आपने एक्स्ट्रा कितना टैक्स पे कर दिया। जब आपने 51 लाख का लायबिलिटी पेमेंट किया सरचार्ज लेके, और जब आपने 50 लाख तक विदाउट सरचार्ज, जिसमें आपको सरचार्ज नहीं लगता, तो आपने एक्स्ट्रा कितना पे कर दिया, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू करेंटली। तो एक्स्ट्रा टैक्स जो आपने पे किया दैट इज 1,64,250। अब गवर्नमेंट मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको इसमें एक स्पेशल कॉन्सेप्ट यहाँ पर आ जाता है, जिसके बारे में मैंने आपके साथ फर्स्ट टाइम बात कर रहा हूँ। ऑब्वियसली जिन लोग रिविजन कर रहे हैं वो शायद पहले करे थे, ऑब्वियसली पहले किया था। तो मार्जिनल रिलीफ का एक कॉन्सेप्ट आता है, मैं इसका नोट्स बाद में लिखाऊंगा। बट क्या होता है कि आपने जो एक्स्ट्रा टैक्स पे कर रहे हो कितने अमाउंट के ऊपर, ये जो 1,64,250 ये एक्स्ट्रा पेमेंट क्यों करना पड़ा आपको? ये एक्स्ट्रा पेमेंट आपको करना पड़ा बिकॉज आपका इनकम 1 लाख ज्यादा था। बस इसके कारण 1 लाख ज्यादा इनकम के कारण आपसे गवर्नमेंट एक्स्ट्रा 1,64,250 ले रहा है। आप बात समझ रहे हो सर? 1 लाख माइनस कर दूंगा। हाँ, मतलब ये एक गजब प्रॉब्लम हो गया कि बस 1 लाख इनकम ज्यादा होने के कारण आपसे टैक्स ही ले रहा है 1,64,250। थोड़ा सा अद्भुत लगता है ना कि मैंने 1 लाख इनकम ज्यादा क्या कर लिया, सरकार मेरे से 1,64,250 एक्स्ट्रा टैक्स ले लिया। तो इसलिए सरकार आपको क्या बोलता है कि भाई रिलीफ ले लो थोड़ा, ठीक है। तो 1,64,250 से आपको रिलीफ कितने का मिलेगा सर? मतलब बेसिकली रिलीफ का अमाउंट है ये जो 1,64,250 से आपको 1 लाख का जो डिफरेंस है ना, वो डिफरेंस अमाउंट आपको माइनस कर देगा। तो अल्टीमेटली आपका मार्जिनल रिलीफ कितना हो जाएगा? इसमें आप लिख दो 64,250। वेरी गुड सर, यहाँ पर लिख दो सर, ऑन इनकम, यहाँ पर लिखो
ऑन इनकम इन एक्सेस ऑफ 50 लाख, ऑन इनकम इन एक्सेस ऑफ 50 लाख। 50 लाख के ऊपर जो एक्सेस इनकम आपने किया, उस एक्सेस इनकम को आपको माइनस करने का मौका मिलेगा, और ये माइनस करने के बाद आपका 64,250 हो जाता है आपका मार्जिनल रिलीफ। ओके, एंड ये रिलीफ मतलब आपको थोड़ा सा राहत। ओके, रिलीफ का मतलब क्या होता है? थोड़ा राहत, या फिर इसको हम लोग बंगाली में क्या बोलते हैं? आराम। हाँ सर, एक तो आराम पावा जावे, सही तो हिंदी में भी बोलते हैं थोड़ा आराम करो, मतलब ये टैक्स में आराम मिला या राहत मिला। ई, पॉइंट ई में क्या आ जाएगा? अब पॉइंट ई में आपको क्या करना है? टैक्स पेएबल, टैक्स पेएबल। टैक्स पेएबल में आपका हो जाएगा ए माइनस डी, मतलब ए पॉइंट का जो अमाउंट था वहां से मार्जिन रिलीफ को हटा दो सर। तो ए पॉइंट आपका क्या कितना था सर? 14 लाख। कोई बताएगा मुझे? 14 लाख 76। 14 लाख 76 750। वेरी गुड सर। यहाँ से माइनस कर दो ये डी पॉइंट, दैट इज 64,250, है ना? 64,250 ये रिलीफ है आपको, ये सरकार आपको रिलीफ दे रहा है कि भाई ये एक्स्ट्रा टैक्स आपसे नहीं लेंगे, ये मार्जिनल रिलीफ है गवर्नमेंट की तरफ से आपको, बिकॉज 1 लाख ज्यादा के कारण आपसे थोड़ा ज्यादा ले रहा था ना, तो इसलिए गवर्नमेंट बोलते हैं कि ठीक है भाई, आपको थोड़ा रिलीफ भी दे दिया जाता है। तो 64,250 का रिलीफ भी ले लो सर साथ में। आज ज्योति का नेटवर्क इश्यूज बहुत है, तो जैसे ही आपको 64,250 का राहत आ गया, अभी आपका टैक्स पेएबल कितना हो जाएगा? 14,12,500। 14,12,500। ओके, अब ये 14,12,500 इसके ऊपर आप ऐड कर दो सर एडू एंड हेल्सेस। एडू एंड हेल्सेस कितना हो जाएगा? 4%। 56,500। 56,500। थैंक यू सर, ऐड करके बताना प्लीज। 14,69,000। 14,69,000। चौथा ने मुझे ये आंसर प्रॉपरली दिया था, वेरी गुड चौथा। 14,69,000। बोलो सर, मार्जिनल रिलीफ समझ में कुछ आया कि क्यों मार्जिनल रिलीफ मिला? बाद में मैं इसका नोट्स आप लोगों को लिखाऊंगा और समझाऊंगा मार्जिनल रिलीफ में, बट यहाँ पर मैं फिलहाल इतना ही आपको कह सकता हूँ सर कि ये मार्जिनल रिलीफ के पीछे मेन जो रीजंस है, वो रीजन है द पर्पस ऑफ मार्जिनल रिलीफ is to ensure that the increase in amount of tax payable due to increase in total income of an assessee beyond the prescribed limit should not exceed the amount of increase in total income। अब मार्जिनल रिलीफ के बारे में लिख लो यहाँ पर एक छोटा सा नोट, ऐसे बाद में मैं फिर से बताऊंगा, बट फिर भी यहाँ पर एक बार आप लिख ही लो मार्जिनल रिलीफ। ऐसे तुम समझ में आ रहा है ना? एक्स्ट्रा 1 लाख के लिए आपसे 1,64,000 ले रहा है, एक्स्ट्रा 1 लाख के लिए, तो गवर्नमेंट को एक चीज थोड़ा सा अलग लगा कि भाई एक्स्ट्रा 1 लाख इनकम किया तो टैक्स ही ले लेंगे 1,64,250, इसलिए गवर्नमेंट ने आपको रिलीफ दे दिया। वो जितना एक्स्ट्रा अमाउंट के लिए आपका टैक्स बढ़ा है वो अमाउंट ही आपको रिलीफ में देता है, मतलब माइनस करने को देता है, और अल्टीमेटली जो बाकी अमाउंट है वो रिलीफ के लिए आपको मिल जाता है, जो हमारे यहाँ पर 64,250। बहुत बार क्वेश्चंस में आपको सिर्फ मार्जिनल रिलीफ कैलकुलेट करने के लिए बोल देता है, सिर्फ क्वेश्चंस में आपको मार्जिनल रिलीफ भी अलग से कैलकुलेट करने के लिए बोल देता है। यू मस्ट बी रेडी फॉर दैट, ये मार्जिनल रिलीफ कैसे कैलकुलेट होता है। ठीक है सर, और क्वेश्चंस करेंगे रिलीफ के ऊपर, आपको और मजा आएगा, समझ भी आएगा। तो यहाँ पर प्लीज लिखो द पर्पस ऑफ मार्जिनल रिलीफ, द पर्पस ऑफ marginal relief is to ensure that increase in amount of tax पेबल, मतलब जो टैक्स पे करने के लिए बताया जा रहा है, इंक्लूडिंग सरचार्ज, मतलब हमारे इस केस में सरचार्ज इंक्लूड करके टैक्स पेबल जो था दैट इज 14,67,750 था ना सर? अरे ये 14,76,750 ये इंक्लूडिंग सरचार्ज वाला था ना? यस सर। मतलब ये 51 लाख के हिसाब से बना हुआ था इंक्लूडिंग सरचार्ज वाला, तो इंक्लूडिंग सरचार्ज
ओके, अब इसमें लिखना, अच्छा मैं यहाँ पर जगह नहीं है, थोड़ा ऊपर करके लिख रहा हूँ, या फिर नेक्स्ट पेज में लिखता हूँ मैं, सॉरी चलो मैं नेक्स्ट पेज में लिखता हूँ। इंक्लूडिंग सरचार्ज लिखना, ड्यू टू इंक्रीज इन टोटल इनकम, ड्यू टू इंक्रीज इन टोटल इनकम, किसका इनकम बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है एसएससी का, ऑफ एन एसएससी। एसएससी मतलब जिसका टैक्स आप कैलकुलेट कर रहे हो, सिंपल है, जिसका टैक्स आप कैलकुलेट कर रहे हो, ठीक है, उसको एसएससी कहते हैं सर। जिसका इनकम टैक्स कैलकुलेट किया जाता है उसको एसएससी कहते हैं। ड्यू टू इंक्रीज इन टोटल इनकम ऑफ एन एसएससी बियॉन्ड प्रेस्क्राइब्ड लिमिट, बियॉन्ड प्रेस्क्राइब्ड लिमिट शुड नॉट एक्सीड, ये जो बियॉन्ड लिमिट है ये कितना एक्सीड नहीं करना चाहिए, शुड नॉट एक्सीड द अमाउंट ऑफ इंक्रीज इन टोटल इनकम। ठीक है, ये नोट्स अभी आपको मैं अभी नहीं समझाऊंगा, ठीक है, अभी मैं आपको मार्जिनल रिलीफ के ऊपर और भी नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस करवाऊंगा, तब आपको मैं मार्जिनल रिलीफ के ऊपर और डिटेल्स बताऊंगा। ये बस मैंने अभी आपको लिखा के रखा, ठीक है, ये क्वेश्चंस मैंने आपको थोड़ा सा आज एक झलक दे के रखा, ठीक है। आप लोग घर में क्या करोगे सर, आप लोग घर में ये क्वेश्चंस को ट्राई करोगे, ठीक है, और भी कुछ क्वेश्चंस है जो रिलीफ का कैलकुलेशंस आपको यूज करना है, ठीक है, आप कैलकुलेशंस करो, मैं फिर से आपको मार्जिनल रिलीफ के बारे में कुछ और बातें तब भी करके बताऊंगा। तो इतना आपको मैं बता सकता हूं कि अगर आपको ये 51 लाख समझ में आया, ठीक है, 51 लाख वाला अगर क्वेश्चन आपको समझ में आया, तो आप लोग यहाँ पर क्वेश्चन है कि सर 1 करोड़ से ज्यादा, ठीक है, 1 करोड़ 1 लाख का क्वेश्चन है, मतलब अगर इनकम है किसी का तो उसका टैक्स लायबिलिटी क्या होगा। यहाँ पर एक क्वेश्चन है सर 2 करोड़ 1 लाख का, ठीक है, ये देखो 2 करोड़ 1 लाख का, आप लोग ये सब घर में थोड़ा ट्राई कीजिएगा, ठीक है, 1 करोड़ 1 लाख, 2 करोड़ 1 लाख, ठीक है, एज भी एक बार ख्याल कर लेना सर, एज का भी एक बार ध्यान रख लीजिएगा, और 5 करोड़ 1 लाख, ठीक है, ये क्वेश्चंस आप लोग घर में ट्राई कीजिएगा, ट्राई करके मेरे को आंसर भी बताइए कि सर कितना आंसर क्या आ रहा है, ठीक है, मार्जिनल रिलीफ का यूज भी कीजिएगा, ठीक है, जो समझ में आता है कीजिए, फिर मैं नेक्स्ट क्लास में चर्चा इसका करूंगा, मतलब कल के क्लास में ही चर्चा करूंगा, नेक्स्ट क्लास मतलब हम लोग का इनकम टैक्स फिर से कल है, तो ये आप लोगों का मार्जिनल रिलीफ के ऊपर होमवर्क है, तो मैं कल जब ये क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो आप लोगों से मार्जिनल रिलीफ के बारे में और भी जो भी बातें होंगे मैं कल की क्लास में आप लोगों से बात कर लूंगा, ठीक है, और तब मैं ये जो नोट्स मैंने अभी आपको लिखाया उसका भी चर्चा आप लोगों से करूंगा। सर अभी क्यों नहीं, सर अभी मुझे कुछ और चीज आप लोगों को बताने के लिए मैंने रेडी रखा था, तो मैं एक बार वो सब सोचता हूँ कि एक बार लिखा दूं, ठीक है, और साथ में कल जब क्लास में मार्जिनल रिलीफ का ही क्वेश्चन होगा तो उसी टाइम पे इसका चर्चा करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। बोलो सर 51 लाख का कैलकुलेशन समझ में आया, बस इतना तो समझ में आ ही रहा है कि ज्यादा टैक्स पे हो जा रहा है तो गवर्नमेंट रिलीफ दे रहा है, तो वही रिलीफ का कैलकुलेशंस भी आपको 50 लाख के बाद जैसे ही इनकम क्रॉस करता है ना, आप हमेशा मार्जिनल रिलीफ को ध्यान में रखते हुए चलिएगा, ठीक है। ओके सर, ये गलती बहुत लोग कर दिया था, ठीक है, और किसी ने पता नहीं था सर, ठीक है, अभी पता तो हो गया, तो नेक्स्ट टाइम से गलती ना करना। ओके सर, ओके 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 ओके, अब क्या करेंगे सर, कुछ इंपॉर्टेंट बातें आप लोगों से शेयर करना है। सर एक चीज आप लोगों को याद होगा, बेसिक्स जब कर रहे हैं तो बेसिक का हर एक बात आप लोगों से एकदम अच्छे से कर लेना चाहिए। सर हम लोग पर्सन करना चालू किए थे ना, हेलो, अरे हम लोग पर्सन के बारे में बात करना चालू किए थे, पर्सन में हम लोगों ने इंडिविजुअल्स के बारे में इतना देर से बात कर रहे हैं, अब इंडिविजुअल क्या है, इंडिविजुअल का टैक्स रेट क्या है, जो सबसे इंपॉर्टेंट भी है ऑब्वियसली, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इन्हीं का हिसाब किताब ज्यादा करना पड़ता है, बट मतलब करंट जो सिलेबस स्ट्रक्चर है ना उसके हिसाब से इंडिविजुअल का हिसाब किताब भी ज्यादा होगा, साथ में ईचयूएफ भी आप लोगों को पढ़ाया जाता है, तो अभी मैं आप लोगों को, लेकिन इसका बेसिक तो आपको पता होना चाहिए कि कौन है ईचयूएफ, इसका क्या टैक्स रेट है, कौन है बीओआई, इसका क्या टैक्स स्लैब है, कौन है एओपी, इसका क्या टैक्स का बात है, कौन है कंपनी या फार्म, ठीक है, इसका क्या टैक्स स्लैब है, कौन है एवरी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन या लोकल अथॉरिटी, इसका क्या टैक्स स्लैब है। तो मैं आज अभी आप लोगों को इनके बारे में कुछ बातें हैं जो मुझे आज आप लोगों को बता देना चाहिए, ठीक है, तो चलो सर बताते हैं।
बताते हैं मतलब लिखो सर, छोटा छोटा पॉइंट्स है, लिख लो, मजा आएगा। जल्दी जल्दी लिखिएगा, मैं जल्दी जल्दी लिखूंगा सर, लिखो तो सही। ओके ओके सर, फटाफट चलो, सटासट करो। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ये सर एक तरह का बिजनेस फॉर्मेशन है, जॉइंट फैमिली बिजनेस बेसिकली। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, इनको जॉइंट फैमिली बिजनेस के नाम से भी बोला जाता है। ये जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस है, ये हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस के बारे में मतलब जो पर्सन के अंदर इसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ना अलग नजर से इनको रखा है, ठीक है, क्योंकि हमारे देश में बहुत सारा बिजनेस ऐसे होते हैं जो ज्वाइंट फैमिली होता है ना सर, ऐसा आप लोग सुने भी होंगे, देखे भी होंगे। ऐसा बहुत तरह का बिजनेस हम लोग देखते हैं मार्केट में जो ज्वाइंट फैमिली में चलता है। जैसे कि कैसे पता करोगे सर ज्वाइंट फैमिली बिजनेस, लास्ट दिन समझाया था ज्वाइंट फैमिली बिजनेस पता करने का तरीका, एंड सन्स एंड डॉटर एंड सन्स एंड डॉटर्स ग्रैंड सन्स, वेरी गुड सर, ठीक है। तो जब भी आप लोगों को ऐसा दिखे ना तो आप समझ जाना कि ये जॉइंट फैमिली बिजनेस के बारे में बात चल रहा है, ठीक है। सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 इसके अंदर इनकम टैक्स एक्ट के अंदर इसके बारे में कहा गया है, ठीक है। आप बस इतना लिख लो सर, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक है यहाँ पर। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली मीन्स जॉइंट फैमिली, ओके। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली मीन्स जॉइंट फैमिली। सर इसके साथ ये भी ऐड कर दो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जैन एंड सिख, ओके, जैन एंड सिख इज नॉट हिंदू, ठीक है। बात ध्यान से सुनिएगा, हमारे देश में रिलीजियन बहुत है, ऐसे भारत को रिलीजियन का मतलब हब माना जाता है, मतलब ऐसा कोई धर्म नहीं है जो भारत में नहीं चलता। हाँ सर, हर धर्म का लोग हमारे देश में रहते हैं, यही भारत की खूबी है और यही भारत का प्रॉब्लम भी बना है पास्ट में। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली मीन्स जॉइंट फैमिली, जैन एंड सिख इज नॉट हिंदू, ओके। धर्म को लेके बहुत ज्यादा मार काट दंगा, बट फिर भी इंसानियत रहना जरूरी है। इसीलिए विवेकानंद का एक चीज मुझे हमेशा समझ आता है कि भाई ह्यूमैनिटीज के ऊपर कुछ नहीं है जो सबसे इम्पोर्टेंट है। इसी कारण विवेकानंद जब वो आपका शिकागो में गया था ना सर, आप लोग शायद ये स्टोरी जानते हो, तो वहां पर उन्होंने ये हिंदू रिलीजियस के बिहाफ में ही गया था, बट वहां पर वो हिंदू रिलीजियस के बारे में एक ही बात कहा था कि सबसे ऊपर ह्यूमैनिटीज है, उसके ऊपर कुछ नहीं। और इसीलिए विवेकानंद को पूरा दुनिया भर में हर एक मतलब कंट्री में इतना रेस्पेक्ट मिला, जो अपने देश को धर्म को नहीं, जो ह्यूमैनिटीज को सबसे ऊपर रखा था। चलो कोई बात नहीं। तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली मींस जॉइंट फैमिली, जैन एंड सिख इज नॉट हिंदू, ओके। बट फिर भी इनको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसके अंदर रखा है, बिकॉज ये दोनों जो रिलीजियन है ये इंडिया से बना है, ठीक है, मतलब इसका जो मेन सोर्स है तो वो इंडिया है। इसीलिए जैन एंड सिख रिलीजियन को भी जॉइंट मतलब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कॉन्सेप्ट के अंदर इनकम टैक्स वाले रखा है, बिकॉज इनका भी सिमिलर काइंड ऑफ बिजनेस कॉन्सेप्ट देखा जाता है। दैट इज द रीजन, ठीक है। यहाँ पर कोई धर्म के अंदर भेदाभेद नहीं चल रहा है, जो सिस्टम चल रहा है वही सिस्टम के बेसिस में गवर्नमेंट ने रखा है। जो सोशल स्ट्रक्चर है वो सोशल स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने इस तरह का डेफिनेशंस बनाया है, ठीक है, सोशल स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए। इसके अंदर सिर्फ इस्लाम मतलब मुस्लिम को नहीं रखा गया है, बिकॉज मुस्लिम रिलीजियन जो है वो उनका एक अलग कॉन्सेप्ट है, जो उनका पर्सनल कुछ लॉ को रेस्पेक्ट देने के लिए गवर्नमेंट ने उनको ये हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के अंदर नहीं रखा गया है, ठीक है। अदरवाइज वो भी हो सकता था, बट कुछ पर्सनल लॉ है जिसके कारण नहीं है। मतलब एक्चुअली हमारे देश में मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत है सर, ऑलमोस्ट 30% पॉपुलेशन है हमारे देश में, ओके। तो लेकिन फिर भी उस पर इसके अंदर नहीं लाया जाता, तो कोई यह भेदाभेद वाला बात नहीं है, ये बस एक कॉन्सेप्ट है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली मीन्स जॉइंट फैमिली, जैन एंड सिख इज नॉट हिंदू, बट they can form Hindu undivided family। ऐसे हिंदू का मतलब जानते हो? हिंदू नाम कहां से आया है? इंडस वैली सिविलाइजेशंस के बगल में रहने वाला हर एक इंसान हिंदू है, बिकॉज ये हिंदू वर्ड ही आया है इंदोन से, मतलब इंदू से,
इंदु मतलब सिंधु, ओके। सिंधु रिवर जो है सर हमारे देश में, मतलब एक्चुअली आज के डेट में वो पाकिस्तान और लद्दाख एरिया में ही है, हमारे देश में थोड़ा कम हो गया, मैक्सिमम पाकिस्तान में चला गया। बट ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशंस के बगल में रहने वाले जितने लोग हैं, उनको बाहर वाले स्पेशली ईरान का लोग हमें सिंधु नहीं बोल पाता था, वो लोग सिंधु रिवर को हिंदू रिवर बोलता था, ठीक है, या फिर इंदोन हिंदो ऐसा बोलता था, यूरोपियन उसको इंदोन बोलता था, इसलिए हमारा नाम हो गया इंडियन। हमें इंडियन इसलिए कहा गया बिकॉज इंदोन से आया इंडियन, आपको बता दो सर, ठीक है, इंदोन से ये इंडियन आया और सिंधु से आया हिंदू, तो इसीलिए हमारे देश का नाम हिंदुस्तान भी है, ठीक है। तो ये रीजन है बेसिकली। अब हिंदू इंडस वैली सिविलाइजेशन के बगल में रहने वाले सभी लोगों का जो कल्चर है वो तो सिमिलर होगा ना, तो यही सिंपल सा लॉजिक है इसके पीछे, ठीक है। अब इसके पीछे कुछ और लॉजिक नहीं है। आई डोंट नो आप लोग कितना इसके बारे में जानते हो, बट मैं जितना जानता हूँ आपसे शेयर किया शॉर्ट में। तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ये भी मैं लिखूंगा सर, मतलब एक्चुअली ये लिखा है टेक्स्ट में, मुस्लिम कैन नॉट फॉर्म a Hindu undivided family because of some personal reason, okay। पर्सनल मतलब मुस्लिम लॉ का कुछ पर्सनल है उसके कारण। अंडर हिंदू लॉ, अच्छा अब इसके अंदर अब अलग बात, अब ये तो आपको समझ में आ गया, ठीक है, टैक्स ने जो लिखा है अंडर हिंदू लॉ। अब अंडर हिंदू लॉ भी कुछ और बाइफर्केशन है, ठीक है। ये हिंदू लॉ का भी अपना कुछ ब्रांचेस है, देयर आर 2 ब्रांचेस। इंटरेस्टिंग है सर, देयर आर 2 ब्रांचेस ऑफ हिंदू लॉ। हिंदू लॉ का भी 2 ब्रांच बनाया गया सर। एक ब्रांच का नाम है दाया भागा, 2 स्कूल है, 2 स्कूल ऑफ थॉट्स है इसका। हिंदू लॉ के अंदर 2 स्कूल ऑफ थॉट है, आप इस तरह से कर सकते हो, स्कूल ऑफ हिंदू लॉ। स्कूल ऑफ हिंदू लॉ में सर इसके साथ टैक्स का बड़ा कनेक्शन है, इसलिए आपको ये सब जानना जरूरी है। दाया भागा स्कूल, दाया भागा या दाया बागा ऐसा बोलते हैं, दाया बागा, DAGA, सॉरी, दाया बागा एंड मितक्षरा। मिताक्षरा, हाँ सर, वेरी गुड, मिताक्षरा, मिताक्षरा स्कूल, वेरी गुड सर। एक दाया भागा स्कूल है हमारे देश में और एक स्कूल है मिताक्षरा। सर स्कूल कहाँ है, दिखाई नहीं दिया आज तक? अरे सर ये सोशल प्रैक्टिस है, कैसे दिखाई देगा, ठीक है, ये सोशल प्रैक्टिस है, कोर्ट में इस सब चीजों का चर्चा चलता है, आम नजर में आपको दिखाई नहीं देगा। ये दाया भागा स्कूल जो चलता है सर, ये चलता है ईस्ट पार्ट में, स्पेशली बंगाल रीजन में, वेस्ट बंगाल एंड आसाम, ठीक है। आसाम को भी बंगाल रीजन ही माना जाता है सर। एक्चुअली आसामीज आर आल्सो टाइप ऑफ, मतलब आसामीज है but they are also type of Bengalis, उनको मतलब उनका भी लैंग्वेज बंगाल से ही जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो जो भी हो, अब अस्मिस बोलेगा हम बंगालीज कैसे हो सकते हैं, बट जो भी हो, ये सिस्टम है ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड ऑल्सो लिटिल बिट नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में, ठीक है। नॉर्थ ईस्टर्न में पूरा नॉर्थ ईस्ट नहीं, मणिपुर, मिजोरम, उसका एक अलग ही रूल है, वो इंडो तिब्बतन का एक कॉन्सेप्ट है, मतलब उनके अंदर ने एक अलग मिक्सअप हो गया। इंडिया और तिब्बत का एक मिक्सअप है जो मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड रीजन में दिखता है, म्यांमार के साथ भी मिक्सअप दिखेगा, ठीक है। इंडिया, म्यांमार, तिब्बत रीजन का मिक्सअप, बट आसाम का जो रूल है वो बंगाल के साथ मैच करता है। तो दाया बागा स्कूल एंड मितक्षरा स्कूल, ये कहाँ दिखता है सर? सर मितक्षरा स्कूल दिखता है, अरे बहुत बड़ा देश है हमारा, रेस्ट ऑफ इंडिया ऐसे बोला जाता है सर, बोलते हैं कि जो है भू, मतलब पूरा भारत दुनिया में ऐसे बोलते हैं कि जा किछु आछे এই পৃথিবীতে সবকিছু আছে এই ভূ ভারতে, मतलब जो इस दुनिया में है सब कुछ भारत में है। क्या बोलते हैं? रेस्ट ऑफ इंडिया, रेस्ट ऑफ इंडिया एक्सेप्ट वेस्ट बंगाल एंड आसाम, हाँ, एक्सेप्ट WB एंड आसाम, ठीक है। अब ये सर दोनों स्कूल का कॉन्सेप्ट क्या है, वेट चलो लिखो। तो दाया भागा के नीचे दाया भागा का कॉन्सेप्ट लिखना और मिताक्षरा के नीचे मिताक्षरा का कॉन्सेप्ट लिखना, ठीक है। सर दाया भागा स्कूल में क्या कॉन्सेप्ट है, इसमें लिखना दाया भागा स्कूल ऑफ हिंदू लॉ, इसमें लिखना ये कहाँ रहता है, वेस्ट बंगाल और आसाम में। इसमें लिखना नो बॉडी एक्वर्स
the right. Nobody acquires the right share in the property. In the property by birth, as long as the head of the family is living. As long as the head of the family is living. Thus, the children do not acquire any right. Children do not acquire any right share, any right share, मतलब अधिकार हो या शेयर हो in the family property, in the family property as long as his father is alive. And only on death of the father the children will acquire right or share in property. The children will acquire right or share in property. Hence, the father and his brothers would be father and his brother is the brothers would be co-personal. क्या बोलते हैं? Co-personal. Co-personal मतलब समझते हो सर? हाँ सर, co-personal means हेलो सर, आप लोग कनेक्टेड हो या नहीं? किसी का आवाज नहीं आ रहा है। को-पर्सनल मतलब क्या? को-पर्सनल मतलब सर ये जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है ना सर, इसके अंदर जो मेंबर्स है, मानो कि 4 भाई है, 5 भाई है, मतलब आपका पापा है, उसका 4 और 4 अंकल्स है, या मैटर मतलब क्या सीनियर मतलब क्या बोलते हैं, एल्डर, पापा का एल्डर ब्रदर है, ठीक है, जो भी अंकल्स है, ठीक है, ये सब कोई मिलके एक एचयूएफ बनाते हैं, तो ये एक दूसरे का को-पर्सनल कहलाते हैं, ठीक है। माने আমরা नॉर्मली इसको बंगाली में हम लोग ऐसे बोलते हैं, हेड ऑफ द, बंगाली में ये इनकम टैक्स भी यूज करते हैं, हेड ऑफ द फैमिली को बोलते हैं कर्ता, ठीक है, इज द कर्ता ऑफ द फैमिली, एंड कर्ता जो है उसका जो भी और भी भाई होगा, ठीक है, जो भाई लोग है वो एक साथ मिलके पूरा फैमिली का ओनर बनेगा, ठीक है, कर्ता एंड बाकी भाई लोग। बच्चा लोग जो रहेगा ना सर, जो चिल्ड्रन रहेगा, वो चिल्ड्रन लोग जब तक मतलब फैमिली का हेड जिंदा रहेगा तब तक किसी के बीच में वो प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, जब तक जॉइंट में है। सर आजकल का क्या कॉन्सेप्ट है, आजकल का कॉन्सेप्ट ऐसा है कि फैमिली अगर मतलब जॉइंट नहीं है तब ऐसा बात नहीं है, तब तो पापा का फैमिली मतलब एक ही बच्चा है उसका, तो उसी को मिलेगा, ये तो नॉर्मल बात है। बट जब बात जॉइंट फैमिली का आ जाता है ना, तो किसी भी चिल्ड्रन को उस फैमिली में तब तक उस फैमिली प्रॉपर्टी का राइट या शेयर नहीं मिल सकता जब तक उस फैमिली में जो फैमिली का हेड है वो जब तक जिंदा है, या फिर बाकी जो भाई मतलब प्रॉपर्टी में, मतलब ऐसे क्या होता है ना, सपोज मानो कि फैमिली में 6 ब्रदर्स है, दे आर 6 ब्रदर्स से फॉर एग्जांपल, ठीक है, अब 6 भाई में से मानो कि एक भाई का किसी कारण से जो सीनियर है, जो बड़े हैं, उनका डेथ हो गया, पहले वही फैमिली का हेड हुआ करता था, तो जब सीनियर मेंबर
चला गया तो सेकंड मेंबर जो है वो फैमिली का कर्ता बन जाएगा। इस तरह से कर्ता चेंज होता रहता है। एचयूएफ फैमिली का यही सिस्टम है सर, एचयूएफ फैमिली का यही सिस्टम है, इसी सिस्टम से चलता है इन वेस्ट बंगाल एंड आसाम। आप लोगों को समझ में आया सर? दाया भागा स्कूल, हेलो, दाया भागा स्कूल समझ में आया? इवन आपको बता दो सर, वेस्ट बंगाल के कोर्ट में, वेस्ट बंगाल के कोर्ट में अगर कोई नॉन बंगालीज, ठीक है, मतलब जो बंगाली नहीं है बट वेस्ट बंगाल में रहते हैं मोर देन 30 इयर्स, ठीक है, तो वेस्ट बंगाल हाई कोर्ट उसे भी दाया भागा रूल में ही डालेगा। ठीक है, अगर आप वेस्ट बंगाल के अंदर हो तो आपके लिए वेस्ट बंगाल का ही रूल और इवन उसको बंगाली ही माना जाएगा। अगर आप वेस्ट बंगाल में सपोज मारवाड़ीज, बिहारी, ठीक है, बहुत सारे फैमिलीज रहते हैं हमारे वेस्ट बंगाल के, बहुत लोग रहते हैं, तो चाहे आप मारवाड़ी हो, चाहे आप बिहारी हो, चाहे आप यूपी से हो, कहीं से भी हो, ऐसे बहुत सारा जॉइंट फैमिली हम लोग यहाँ पर भी देखते हैं। अगर आप मोर देन 30 ईयर्स यहाँ पर हो तो फिर आपके ऊपर तो पूरा का पूरा यहाँ का रूल एप्लीकेबल होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है सर? क्या रे, नहीं समझ आया? किसी का भी आवाज मुझे नहीं आ सर रहा। जो लोग बोलो सर। मिक्स है, मतलब जो लोग मतलब मिक्स है, मतलब कोई नॉर्थ इंडियन आधा नॉर्थ है आधा बंगाली, मतलब वो लोग का क्या? वो अल्टीमेटली स्कूल तो जो है वो बंगाली स्कूल ही फॉलो होगा, कोर्ट तो उसी पैटर्न को मतलब मानेगा। वेस्ट बंगाल, हाँ, वेस्ट बंगाल का जो नियम है उसी नियम चलेगा सर, बंगाल का नियम ही फॉलो होगा। ठीक है, मिक्सड अप होने से भी रूल्स तो बंगाल का ही फॉलो होगा। और जो मितक्षरा रूल्स है, ये जो रेस्ट ऑफ इंडिया में चलता है, इसका रूल क्या है? ये रूल भी अपना सिस्टम पे बना हुआ है, कौन सही कौन गलत इसका चर्चा मैं नहीं कर सकता, बट ऑब्वियसली जो नियम है, जो स्कूल ऑफ थॉट है, ठीक है, वन एक्वर्स, मतलब जो, मतलब ये मितक्षरा में लिख रहा हूँ सर, हाँ, one acquires the right to the property फैमिली प्रॉपर्टी, राइट टू दी फैमिली प्रॉपर्टी लिखना चाहिए था, सॉरी, राइट टू दी फैमिली प्रॉपर्टी। मतलब ये बेसिकली तो एक जॉइंट फैमिली है ना, कोई सिंगल इंडिविजुअल फैमिली का बात नहीं चल रहा है, फैमिली प्रॉपर्टी जिसमें 4-5 भाई है कम से कम, ठीक है, ऐसा फैमिलीज का बात चल रहा है। वन एक्वायर द राइट टू फैमिली प्रॉपर्टी एंड बाय हिज बर्थ, ओके, बाय हिज बर्थ मतलब जन्म से ही उनको प्रॉपर्टी का हक मिल जाता है, मतलब वो किसी भी मोमेंट में अपना अधिकार लेके निकल सकता है, बाय हिज बर्थ एंड नॉट बाय सक्सेशन, नॉट बाय सक्सेशन। जैसे बंगाली फैमिली में क्या होता है, सक्सेशन में मिलता है कि पहले जो फैमिली का हेड था अभी दूसरा कोई फैमिली का हेड बनेगा, फिर तीसरा कोई भाई फैमिली का हेड बनेगा, फिर उसका कोई बड़ा लड़का है वो हेड बनेगा। ठीक है, इस तरह से सक्सेशन पे मिलता है, जस्ट लाइक जैसे स्टेट गवर्नमेंट चलता है, सेंट्रल गवर्नमेंट चलता है। हाँ सर, आप लोग बात समझ रहे हो? वेस्ट बंगाल और इसका क्या है, जैसे स्टेट गवर्नमेंट चलता है, पहले ये था फिर उसका कोई मिल गया, ठीक है, इट्स काइंड ऑफ दैट। तो सक्सेशन, लेकिन इसके केस में मतलब रेस्ट ऑफ इंडिया का जो रूल है, ठीक है, वन एक्वायर्स द राइट टू फैमिली प्रॉपर्टी बाय हिज बर्थ एंड नॉट बाय सक्सेशन, irrespective of the fact that his elders are living or not। मतलब घर का बड़े लोग अभी भी जीवित है, ठीक है, फर्क नहीं पड़ता, अगर उसका हक है, उसका हक पहले दिन से है। 10 every child born in the family acquires a right or share in the family property, जैसे ही उसका जन्म होता है वैसा ही, चाहे साउदर्न इंडिया हो चाहे नॉर्दर्न इंडिया हो, ठीक है, चाहे पश्चिम भारत हो, ये पूरा भारत का यही रूल है एक्सेप्ट वेस्ट बंगाल एंड आसाम। ठीक है, समझ में आया सर? यह है दाया भागा एंड मितक्षरा स्कूल। तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का
ये एक स्पेशल केस है, इसलिए मैं इसको बता के रखता हूँ। इवन इनकम टैक्स वाले भी बता के रखता है, इसलिए मैं भी इस पॉइंट को हमेशा बताता हूँ स्टूडेंट्स को कि ये बात जान लेना चाहिए। ओके, तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 में HUF के बारे में आपको मैंने बता दिया। सर HUF का टैक्स रेट क्या है? HUF का टैक्स रेट क्या है ये मैंने यहाँ पर देके रखा, फिर भी आप टैक्स रेट के लिए ये देखो पर्सन्स में जाना है, ये देखो HUF का रेट दिखाई दे रहा है, कॉपी कर देना सर। हाँ, HUF जहाँ पर आप लोग अभी कॉपी किए उसके वहां पर ये वाला रेट कॉपी कर देना। अप टू 2,50,000 नील, 2,50,000 से लेके 5 लाख तक 5%, 5 लाख से 10 लाख तक 20% एंड अबव 10 लाख 30%। ये सिर्फ HUF के नहीं, नॉट ऑप्टिंग फॉर द प्रोविजंस ऑफ 115 BSE, ऑब्वियसली 115 BSE ऑप्ट नहीं करेगा। अच्छा, और ये भी बात देख लो AOP के लिए भी लगता है, ठीक है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स एंड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल एंड आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। ओके, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन हो, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स हो, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल हो एंड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हो, इनके लिए कौन सा रूल एप्लीकेबल होता है? बिलो 60 वाला इंडिविजुअल का रूल। हाँ सर, याद रहेगा कि नहीं? HUF फैमिली बिजनेस का जो टैक्स स्लैब है वो ये वाला स्लैब है, ठीक है, और जो बिलो 60 वाला इंडिविजुअल्स का जो टैक्स स्लैब है वही वाला रेट HUF के लिए भी लगता है, AOP के लिए भी लगता है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल के लिए भी लगता है, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन के लिए भी लगता है। दैट इज अप टू 2,50,000 नील, 2,50,000 से 5 लाख 5%, 5 लाख से 10 लाख 20%, अबव 10 लाख 30%। ठीक है, ये वाला बात याद रखिएगा। और सरचार्ज का रेट जो है वो मैं आपको अलग अलग करके बताता हूँ। ये जो सरचार्ज था ये देखो इंडिविजुअल के लिए एप्लीकेबल है, जो मैं आपको सरचार्ज अभी करा रहा था, ये नॉट जस्ट फॉर इंडिविजुअल, HUF के लिए भी एप्लीकेबल है, AOP के लिए भी एप्लीकेबल है, BOI के लिए भी एप्लीकेबल है एंड आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन के लिए भी एप्लीकेबल है। तो ये बात को ध्यान रखिएगा। अगर ये सब छोटा छोटा चीज अगर आप ध्यान में नहीं रखते हैं तो आप गलत आंसर करके आएंगे हमेशा। ठीक है, तो HUF का टैक्स रेट लिख लो सब। HUF का टैक्स रेट HUF के नीचे ही लिख दो। समझ में आया सर? ये सब बेसिक बातें जब तक याद ठीक से रखोगे टैक्स में हमेशा बने रहोगे। टैक्स रेट अप टू, ऐसे मैं नोट्स तो शेयर कर ही दिया, फिर भी एक बार मैं यहाँ पर अप टू ₹2.5 लाख एट द रेट नील। ओके, ग्रेटर देन 2.5 to 5 lakh at the rate of 5%, greater than 5 lakh to 10 lakh at the rate of 20% and greater than 10 lakh at the rate of 30%। एक बात याद रखिएगा, ये बिलो 60 इंडिविजुअल का जो रेट है वही रेट HUF, AOP, BY सभी के ऊपर लगता है। ठीक है, नेक्स्ट HUF का जो बेसिक स्टोरी चाहिए था वो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट करना सर पार्टनरशिप और LLP। क्या करना है सर? पार्टनरशिप और LLP, या फिर इसको आप फार्म भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? फार्म। अरे सब कोई मेरा आवाज सुन पा रहे हो ना? ऐसा मुझे कभी कभी लगता है कि सब कोई गायब हो गया है। पार्टनरशिप और LLP। ओके सर, ठीक है। यस सर। आवाज दो हमको, हम यहाँ हैं। ओके सर, पार्टनरशिप और LLP, या फिर इसको हम लोग क्या बोलेंगे सर? फार्म बोलेंगे, फार्म। ठीक है, पार्टनरशिप फार्म। सेक्शन 2 सबसेक्शन 23 के अंदर इसके बारे में कहा गया है सर। कहाँ बोला गया है? सेक्शन 2 सबसेक्शन 23 के अंदर इनकम टैक्स एक्ट में। ठीक है, तो लिखना, थोड़ा लिखना इसके अंदर। क्या लिखना है फटाफट लिख लेते हैं। द टर्म फार्म, द टर्म फार्म और पार्टनर, फार्म और पार्टनर and partnership have the same meaning, have the same meaning as assigned to them in the Indian, कहाँ पर बोला गया है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। जो लोग कॉमर्शियल लॉ का क्लास करते हो उनको पार्टनरशिप एक्ट पे अलग से पढ़ाया जाता है ना? पार्टनरशिप एक्ट कब आया रे? पार्टनरशिप एक्ट 1932
Thank you, sir. 1932. In addition, the definition also include, ये भी ऐड कर लो क्योंकि ये रिसेंट वगैरह में आ गया है. In addition, this definition also include क्या इंक्लूड करता है? LLP एक्ट. LLP एक्ट मीन्स लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट. कब आया है सर LLP एक्ट? 2008. थैंक यू सर. ठीक है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008. ठीक है, इसके अंदर लाया गया है. अच्छा, एक बात बस यहाँ पर ऐड कर देना. हाउएवर, फॉर इनकम टैक्स पर्पस स्पेशल बात है सर, जो नॉर्मल लॉ हमें बताता नहीं है. मतलब लॉ में कुछ और बोलते हैं, बट इनकम टैक्स में इस बात को एक अलग पॉइंट में सोचा गया है. फॉर इनकम टैक्स पर्पस सर, क्या एक माइनर पार्टनर बन सकता है? हाँ सर, लेकिन सिर्फ प्रॉफिट में, सिर्फ बेनिफिट का. वेरी गुड सर, सिर्फ बेनिफिट का पार्टनर बन सकता है. तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इज माइनर, नॉर्मली पार्टनर नहीं बन सकता. बट इनकम टैक्स वाले बोलते हैं सर, फॉर इनकम टैक्स पर्पस ए माइनर एडमिटेड टू द बेनिफिट्स, बिकॉज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, इनकम के बारे में हर बात को उनको नजर आ जाता है. ठीक है, एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ एन एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप, बेनिफिट ऑफ एन एग्जिस्टिंग partnership also treated as partner, should also be treated as partner. उनको भी पार्टनर ट्रीट किया जाएगा. should also be treated as partner. ये बात याद रखिएगा. अच्छा, पार्टनरशिप का मतलब क्या है ये बात लिख लीजिए. पार्टनरशिप का मतलब क्या है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसको क्या स्पेशल कॉन्सेप्ट बताते हैं. पार्टनरशिप का सिंपल मतलब यहाँ पर इनकम टैक्स वाले बताते हैं, आप भी लिख लो सर. पार्टनरशिप इज द relation between persons, who have, persons मतलब anyone sir, persons मतलब anyone means, सर बात को ध्यान से समझिएगा. हम लोग यहाँ पर कितना तरह पर्सन्स के बारे में लिखे थे? 7 तरह का पर्सन्स के बारे में लिखे थे पहला क्लास के एकदम स्टार्टिंग पॉइंट्स में. 1 2 3 4 5 6 7. हाँ, कोई भी पार्टनर बन सकता है किसी के बीच में, नॉट जस्ट फॉर इंडिविजुअल. बहुत केस में हम लोग ऐसे सोचते हैं कि शायद इंडिविजुअल में ही पार्टनरशिप हो सकता है. नहीं, एक HUF और एक इंडिविजुअल का भी पार्टनरशिप बन सकता है. एक BOI एक इंडिविजुअल का भी पार्टनरशिप बन सकता है. एक AOP एक BOI का भी पार्टनरशिप बन सकता है. एक पार्टनरशिप फर्म और एक कंपनी का भी पार्टनरशिप बन सकता है. आप बात को समझ रहे हैं ना? बिटवीन एनी पर्सन. ओके, बिटवीन एनी पर्सन, ये बात का नजर मतलब स्पेशल ख्याल रखिएगा. ठीक है, पार्टनरशिप किसी के भी बीच में हो सकता है जो इनकम टैक्स के हिसाब से पर्सन्स है, किसी के भी बीच में पार्टनरशिप क्रिएट हो सकता है. इसलिए लॉ क्या कहता है सर? पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स who have agreed to share the profits, of business carried on by all, मतलब जो भी पार्टनर बनेगा, carried on by all or any of them acting for all, ये जब पार्टनरशिप लॉ पढ़ते हैं या पार्टनरशिप अकाउंट्स करते हैं तब भी बताया जाता है. एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या फिर हो सकता है कि एक सबके बिहाफ में एक्टिंग कर रहा है. मतलब एक्टिंग मतलब बाकी लोग बिजनेस में नहीं आता है, एक ही बंदा है
जो पूरा बिजनेस को संभालते हैं, लेकिन बाकी लोग भी पार्टनर है बट वो रेगुलर बिजनेस में नहीं आता, ठीक है। तो ऐसा भी होता है सर, एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, the persons who have entered into partnership with one another are called इंडिविजुअली पार्टनर। इंडिविजुअली क्या कहते हैं उनको? इंडिविजुअली उनको कहते हैं पार्टनर, ओके। इंडिविजुअली पार्टनर कहते हैं सर, पार्टनर। एंड कलेक्टिवली क्या कहते हैं? कलेक्टिवली कहते हैं फार्म, ठीक है। कलेक्टिवली कहते हैं फार्म। और इनका जो दो एक्ट है, जिस एक्ट के कारण ये लोग पार्टनर बनता है, ये दोनों एक्ट लिख लो। फार्म दो तरह का होता है, एक 1932 पार्टनरशिप एक्ट, जो ट्रेडिशनल पार्टनरशिप एक्ट है, और एक न्यू है दैट इज LLP एक्ट 2008। मतलब हम तभी पार्टनरशिप को पर्सन्स की तरह ट्रीट करते हैं जब वो दोनों या तो 1932 पार्टनरशिप एक्ट में होगा या फिर LLP एक्ट 2008 के अंदर वो लोग अपना एग्रीमेंट बनाएगा। कोई भी एक एग्रीमेंट फॉलो करने से ही उनको पार्टनरशिप कहा जाता है। सर इनका टैक्स रेट क्या होता है? इनका टैक्स रेट क्या होता है पार्टनरशिप का? ये भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा ऐसे, ठीक है। 30% होता है, पॉपुलर है बड़ा ही। फार्म LLP लोकल अथॉरिटी दिखाई दे रहा है सर, देखो फार्म LLP एंड लोकल अथॉरिटी। फार्म LLP मतलब लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, एंड लोकल अथॉरिटी मतलब आप समझ ही सकते हो लाइक आपका पंचायत, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, इस तरह का जो भी ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उनको लोकल अथॉरिटी कहते हैं। इनका जो रेट है दैट इज 10%, दैट इज 10%, ठीक है। दैट इज सॉरी 10% नहीं, गलत बोल दिया सर, 30%, आई एम सॉरी 30%, सॉरी 30%, गलती से 10% बोल दिया सर, ठीक है 30%। तो याद रखिएगा सर ये वाला, ठीक है। और ये देखो यहाँ पर आपको ये बाकी तो ये पता चल गया, बस AOP BOI का बारे में मुझे थोड़ा आपको एक बार बता देना है, और एक कंपनी के बारे में आपको मुझे बताना पड़ेगा। तो AOP BOI एंड कंपनी, तो ऐसे यहाँ पर आपको कंपनी का टैक्स स्लैब दिख जाएगा, ठीक है। कंपनी का टैक्स स्लैब आपको AOP BOI का टैक्स स्लैब मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। तो कंपनी का अगर आप टैक्स स्लैब देखते हो, जस्ट लुक हियर, कंपनी का डोमेस्टिक कंपनी होता है और एक फॉरेन कंपनी होता है। मैं सेक्शन वाइज आप लोगों को इसका पॉइंट्स कल के क्लास में बता देता हूँ। ऐसे टैक्स स्लैब अगर आपको मैं बताऊं कि अगर कोई कंपनी का, अगर डोमेस्टिक कंपनी मतलब इंडियन कंपनी बेसिकली, ठीक है, जो इंडिया में बिजनेस करता है या फिर इंडिया में रजिस्टर्ड है, और फॉरेन कंपनी मतलब जो फॉरेन में रजिस्टर्ड है पर इंडिया में बिजनेस करते हैं, जैसे कि अमेजन, हाँ सर, जैसे कि अमेजन, जैसे कि वॉलमार्ट, जैसे कि एप्पल, आईफोन, हाँ सर, इस तरह का जो कंपनीज है वो फॉरेन में रजिस्टर्ड है बट इंडिया में बिजनेस करते हैं। और डोमेस्टिक कंपनी मतलब जो इंडिया का ही रजिस्टर्ड बिजनेस है और इंडिया में ही बिजनेस करते हैं। टोटल टर्नओवर और ग्रॉस रिसिप्ट इन द प्रीवियस ईयर 1920 अगर 400 करोड़ से कम है, टोटल टर्नओवर और ग्रॉस रिसिप्ट अगर 400 करोड़ से कम है या 400 करोड़ के इक्वल है तो 25% टैक्स देगा, या फिर नॉर्मल केस में अदर डोमेस्टिक कंपनीज में 30%। बात को ध्यान से सुनिएगा सर, टोटल टर्नओवर और ग्रॉस रिसिप्ट इन द प्रीवियस ईयर 1920 लेस देन इक्वल्स टू 400 करोड़, तो उनका टैक्स होगा 25%, ठीक है। ये उस टाइम पे एक बनाया गया था। बट अब बाकी जो भी डोमेस्टिक कंपनीज है उनके लिए स्टैंडर्ड रेट है 30%, एंड अगर आप फॉरेन कंपनी हो तो आपका टैक्स रेट है फ्लैट 40%, फ्लैट 40%। तो मैंने आपको फार्म तक लिखा दिया, ठीक है, और कंपनी का भी मैंने बता दिया। फिर भी कल के क्लास में मैं थोड़ा सा कंप्लीट करके लिखा दूंगा आप लोगों को कंपनी AOP BOI के बारे में, ठीक है। कंपनी AOP BOI एंड एज वेल एज आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। फिलहाल यहाँ पर फार्म का टैक्स रेट तो लिख दो। फार्म का टैक्स रेट क्या है सर? 30%, ठीक है। फ्लैट 30% होता है सर, फ्लैट, ओके, फ्लैट 30%। अब ये फ्लैट 30% में एक स्पेशल बात आपसे पूछ लो एक बार, जस्ट फटाफट मुझे बताना। एक फार्म है जिसका इनकम है 1 लाख, जल्दी बताना सर कि अगर इनकम 1 लाख है फार्म का तो टैक्स कितना पे करेगा? 30,000। थैंक यू सर। सर अगर एक फार्म है जिसका इनकम है 10 लाख, कितना टैक्स पे करेगा? 3 लाख। 3 लाख सर, वेरी गुड।
सर एक फार्म है जिसका इनकम है 1 करोड़, कितना टैक्स पे 30 करेगा? लाख 30 लाख। थैंक यू सर। सर एक फार्म है जिसका इनकम है 10 रुपीज, कितना टैक्स पे करेगा? 3 थैंक यू सर। सर एक फार्म है उसका इनकम है -1 लाख, कितना टैक्स पे करेगा? नो टैक्स नील थैंक यू सर। ठीक है, नो टैक्स, हाँ नील, याद रखिएगा। हाँ, ऐसा कॉन्सेप्ट फॉलो होता है फार्म के केस में। ओके, तो इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट AOP, BOI as well as company and artificial judicial person. ओके, आर्टिफिशियल पर्सन, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे, उनका भी टैक्स रेट के बारे में जानेंगे। ऐसे तो मैं समरी नोट्स में आप लोगों को शेयर कर ही दिया, आप लोग खुद से एक बार जरूर गो थ्रू कर लीजिएगा, बट फिर भी कुछ नोट्स मुझे दिखाने का जरूरत पड़ता है जो आप लोगों को बहुत काम आएगा, लाइफ लॉन्ग काम आता है, इसलिए मैं इसको लिखाऊंगा। ठीक है, बिकॉज ये मैं हमेशा चाहूंगा कि आपकी कॉपी में जरूर रहे। ठीक है सर, तो नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को ये जो क्वेश्चंस मैंने दिया, आप लोग ये सब क्वेश्चंस को घर में ट्राई कीजिएगा सर। हाँ, मार्जिनल रिलीफ या फिर सरचार्ज का क्वेश्चंस बोल सकते हो, सरचार्ज का क्वेश्चंस घर में ट्राई होना चाहिए, और कुछ नहीं, बस सरचार्ज का क्वेश्चंस ही करो। और मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर, ठीक है, टोटल इनकम का जो ओवरव्यू है इसके बारे में चर्चा करूंगा, और उसके बाद सर हम लोग रेसिडेंशियल स्टेटस वगैरह में जाएंगे। ठीक है सर, बोलो सर, समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है टैक्स का कॉन्सेप्ट? और पिता बुझते पाরছিস? यस सर। दीक्षा, हाँ सर। ओके, नंदिनी, ज्योति, वेरी गुड सर। चौथा विशाल, आप लोगों का रिवीजन हो जा रहा है। जियाउल, ओके। ऋषभ हो जाए, ऋषभ, ओके, ऋषभ का आवाज नहीं। ठीक है सर, कोई क्वेश्चन है तो करो, अदरवाइज मेरा क्लास का जितना ही है।